topic. So very good evening, everyone, and thank you so much for taking your precious time out to attend this training program. Retirement planning is a vast, subject, and it can be broadly broken down into two parts. One is accumulation process, and the second is once you've created a retirement corpus, how do we withdraw money from that corpus so that it can take care of our regular and monthly expenses. So this training program is dedicated towards how do we go about creating the retirement corpus. It definitely entails a lot of calculations. So kindly keep an Excel sheet ready. And not only we will look at how to create the retirement corpus, the corpus can get impacted or gets influenced by multiple reasons and factors. What are those reasons and factors? We will also look into this. So as I was mentioning that broadly, you can break up the retirement phase into the pre-retirement phase, which is also called as the accumulation phase, and the post-retirement phase, which is also called the distribution phase. So accumulation phase may, since the invitation says that, we will conduct it in Hindi, so I will, predominantly use Hindi and a little bit of English also for the benefit of the larger audience. तो accumulation phase में obviously इस चीज के बारे में हम ध्यान रखते हैं कि हमें सेविंग करना है और सेविंग इसलिए करना है कि इन एडिशन टू आवर पीपीएफ मनी ईपीएफ मनी एक्सेट्रा हम इसको एक डेडिकेटेड गोल समझ के लिए समझकर इसका एक डिसिप्लिन्ड सेविंग का तरीका अपनाएं. तो आप डेलिब्रेट होके इस प्लान इस गोल के लिए सेव करते हैं और एक रिटायरमेंट का अमाउंट क्रिएट करते हैं जो आपको कॉन्फिडेंस दे कि जब रिटायरमेंट आए या रिटायरमेंट का दौर आए उस वेल्थ से या उस अक्यूमुलेटेड वेल्थ से आप रेगुलर इनकम निकाल सके. डिस्ट्रीब्यूशन फेज का मतलब है कि एक इन्वेस्टर रिटायर ऑलरेडी हो चुका है, उसके पास वॉट एवर इज द किटी अवेलेबल वो आपके पास आता है एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर ताकि आप उन्हें गाइडेंस दे सके और आप कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट करते हैं और अप्लाई करते हैं ताकि जब तक वो जीवित रहे या जीवित ना रहने के बाद भी उनका जो नेक्स्ट जनरेशन है वो कंफर्टेबली कुछ अपने एक्सपेंसेस को निभा सके. तो ब्रॉडली जैसे कि कहा देयर आर टू फेजेस और इस प्रोग्राम में हम accumulation phase के बारे में बात करेंगे. So what is the objective of today's program is कि इसमें हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि there is a retirement gap और it is somebody who's a youngster उसके immediate goals उसके immediate expenses उनके aspirations ये सारी चीजें ज्यादा प्रायोरिटी रखती है एंड रिटायरमेंट को सोचा जाता है कि बाद में देखेंगे जब हमने कुछ अपने करियर में या अपने प्रोफेशनल लाइफ में कुछ मुकाम हासिल कर दिया है उसके बाद हम रिटायरमेंट के बारे में सोचेंगे. रिटायरमेंट कब लिया जाए कैसे लिया जाए उसके लिए क्या सेविंग्स होनी चाहिए उसके बारे में हम सोचेंगे. पर हमारा मानना है कि आपको रिटायरमेंट गोल का जो सीरियसनेस है और अर्जेंसी है वो पहले से ही लानी चाहिए क्योंकि ये गोल को जितना प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे उतनी आपकी अफोर्डेबिलिटी परचेजिंग एंड स्पेंडिंग पावर जब आप रिटायर हो जाते हैं कम हो जाती है. तो हम रिटायरमेंट गैप के बारे में जानने की कोशिश करेंगे उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे और कैसे उस कॉर्पस को बनाया जाए. तो उसमें काफी एक्सेल और फ्यूचर वाली इक्वेशन का उपयोग होगा तो आप एक एक्सेल शीट जरूर खोल के रख लीजिएगा एंड एक्सेल और कैलकुलेशन के द्वारा कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे. इन दी एंड कौन कौन से वेरियस ऑप्शंस बहुत प्रकार के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है लेकिन उन ऑप्शंस को आपको इन दी एंगल ऑफ लिक्विडिटी टैक्स बेनिफिट्स टैक्स एफिशिएंसी या रियल रेट ऑफ रिटर्न कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न उसके लेंस से अगर आप देखें तो आप जो है एक बेटर डिसीजन ले सकते हैं. तो पहले देखते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब क्या है. तो रिटायरमेंट प्लानिंग इन सिंपल लैंग्वेज कि एक ऐसा टेक्निक या एक ऐसा प्रोसेस और एक प्रोसेस है जहां पे कॉर्पस आप जनरेट करते हैं जो कॉर्पस एक इन्वेस्टर के जिंदगी में काफी उनके जो एक्सपेंसेस आते हैं उसको कंफर्टेबली डील कर सके.
रिटायरमेंट प्लानिंग का ये भी मतलब है कि ऐसे विड्रॉल स्ट्रेटजीज अब अपनाएं ताकि जितने भी एक्सपेंसेस पोस्ट रिटायरमेंट के बाद आने वाले हैं दे कैन बी कंफर्टेबली टेकन केयर ऑफ विदाउट अफेक्टिंग द रिटायरमेंट कॉर्पस. सो लेकिन जैसे कि आई स्टार्टेड विद सेइंग दैट यू नो यंगस्टर्स जो मतलब जो मिलेनियल्स होते हैं या जेनजीज होते हैं या इवन somebody who's in their 30s and you know late 30s and early 40s, वो इस probably गोल को उतना ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, लेकिन इस गोल की इसको समझना, इसकी रियलिटी को समझना और इसके लिए प्लान्ड वे से सेविंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी और कृपया चैट बॉक्स का उपयोग करके बताएं कि रिटायरमेंट प्लानिंग की क्यों जरूरत है. व्हाई इज इट नीडेड? व्हाई शुड somebody look at planning for retirement? Why is it important? कृपया चैट बॉक्स का उपयोग करके अपना उत्तर दें. काफी सारे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं. आई थिंक मिस्टर केमी श्रीवास्तव का कहना है सस्टेनेबिलिटी. सोमनाथ जी कहती यू कैन नॉट डिपेंड ऑन योर चिल्ड्रन फॉर लिविंग पीसफुल ओल्ड एज टू टेक केयर ऑफ वंस एक्सपेंसेस आफ्टर रिटायरमेंट. रविंद्र शिंदे जी कहते हैं टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आफ्टर रिटायरमेंट. काफी काफी इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं. I agree कि let's take the point, you know, I think I will post all the points, you know, on the chat box ताकि आपको भी आइडिया आ जाए कि कौन कौन से इनपुट्स हमारे ऑडियंस से हमें मिले हैं. So here are some of the responses that have come on the chat box ताकि आप देख सकते हैं कि क्या क्या responses इस क्वेश्चन के लिए आए हैं. So just give me a moment. So I'm just posting some of the responses that have come so that you all can read it. And I think most of the points are quite okay. Sorry, Kemi, you know, for my bad. And yeah, sorry. So Kemi का भी response हमने यहाँ पे डाला है. So okay, so I think एक अच्छा सा response आया था कि you know बच्चे ये expectation रहती है parents की कि बच्चे जो है हमारा ख्याल रखेंगे व्हेन वी ग्रो ओल्ड. लेकिन उनकी परिस्थिति, उनकी सर्कमस्टांसेस ऐसे होती है कि हो सकता है कि यू नो जो हमारी एक्सपेक्टेशन हो और रियलिटी है उस पे गैप आ जाए. तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. लेकिन बहुत इन्वेस्टर्स का ये एक गलत धारणा है दैट एक्सपेंसेस विल गो अवे. एक बार रिटायर होते हैं तो एक्सपेंसेस बहुत कम हो जाएगा. लेकिन अब जितने भी फाइनेंशियल प्लानर्स से बात करें जो एक्टिवली रिटायर्ड क्लाइंट्स को एडवाइस देते हैं, इट सीम्स दैट 70 to 80% ऑफ वो जो एक्सपेंस होता है वो रहता है, वो गायब नहीं होता है, वो डिसअपियर नहीं होता है. तो मान लीजिए कि आज के तारीख में अगर किसी निवेशक का मंथली एक्सपेंस इज 1 लाख, तो 70 to 80% ऑफ एक्सपेंसेस रिटायरमेंट के बाद भी होने वाला है. वो कहीं इवेपोरेट वैनिश नहीं होने वाला है. 80,000 रुपीज का तो एक्सपेंस मंथ ऑन मंथ रहेगा. अगर इसको आप 7% इन्फ्लेशन को लेके चले कि आपने एक्सपेंसेस घटाए, राइट. आप जो 100% एक्सपेंसेस था उसको काट कूट के 80% एक्सपेंस किया. डिस्पाइट ऑफ दैट वही चीज जो आप कंज्यूम कर रहे हैं और डिस्पाइट ऑफ कटिंग इट और जो भी बैलेंस चीज आप कंज्यूम कर रहे हैं, आप देखते हैं कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कितना सिवियर आता है कि जो चीज आज की तारीख में 80,000 रुपए की एक्सपेंस होती है वही केवल प्राइस राइज के कारण 1,57,000 हो जाती है. तो डेफिनेटली एक इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है. एक्सपेंसेस जितने भी घटाए वो घटते नहीं है, 70-80% रहते हैं या बढ़ जाते हैं. और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि ये एक अच्छी आर्टिकल निकली थी फॉर्च्यून इंडिया मैगजीन में कॉल्ड इज इंडिया स्टेयरिंग एट ह्यूज रिटायरमेंट गैप.
और इसके कुछ स्निपेट्स मैं आपके सामने पब्लिश करना चाहूंगी कि एक बहुत बड़ा ऑप्टिमिज्म है लोगों में कि हमारे बच्चे जो है हमारा ख्याल रखेंगे जब हम रिटायर हो जाएंगे, तो 68% पीपल फील कि हमारे बच्चे हमारा ख्याल रखेंगे। रियलिटी है कि ओनली 30% ऑफ पीपल गेट सपोर्ट फ्रॉम देयर चिल्ड्रन। तो बहुत सारी रीजंस हो सकती है कि एक तो है कि बच्चे कोई और शहर में रहते हैं, पेरेंट्स कोई और शहर में रहते हैं, हो सकता है इररिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों में हो, या उनके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हो, चाइल्डलेस कपल्स बहुत बढ़ रही है, एक्सेट्रा। और एक और चीज भी है कि दूसरा रीजन है कि 1960s में फ्रेश जब हमें 1947 1960s 13 इयर्स की आजादी मिली थी, तब आप देखें तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था इंडिया में, इट वाज जस्ट 45 इयर्स ऑफ एज। और ये वर्ल्ड बैंक का वॉट एवर लेटेस्ट डेटा आई कुड टेक आउट, अभी अगर आप देखें तो जो इंडियंस है ऑन एन एवरेज, हर स्टेट इट वेरीज, ऑन एन एवरेज इंडियंस की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और इंडियंस मतलब मेल इंडियंस की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, पुरुषों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, it is somewhere around 69.8 years or around 70 years. So I think overall it is 69.8 years. And if you break it down into different states, और ये भी एक फाइनेंशियल प्लानर को समझना चाहिए कि हर स्टेट का जो डेमोग्राफी है और जो डेमोग्राफिक ट्रेंड है वो अलग है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन places like Delhi, Kerala, Jammu and Kashmir is much higher. Punjab, Maharashtra, West Bengal, and Tamil Nadu is much higher compared to other states. बट ओवरऑल देखा जाए तो ये जो 40-45 का नंबर 1960s में हुआ करता था या 1950s में 50 तक पहुंच गया होगा, वो तो बढ़ गया है। और जो अभी आप देख रहे हैं एवरेज नंबर, वो 69.7 के आसपास है, और ये भी बढ़ने वाला है। तो इंडिया इज एजिंग, जहाँ इंडिया में जो जो ट्रेंड्स है वो ये है कि इंडिया जवान भी है, इंडिया एज भी हो रहा है, इंडिया में मिडिल क्लास भी आ रहा है, और इंडिया में रिचनेस भी आ रही है, HNI क्लाइंट्स भी बढ़ रही है। तो केवल एज के मामले में देखें तो डेफिनेटली हर फाइनेंशियल प्लानर को 70 71 या उससे ज्यादा, लाइक दिल्ली में तो 75 हो गया है, 74 to 75 हो गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी है फॉर मेल्स, एंड फॉर फीमेल्स इट इज 77। सो मेरे ख्याल से 75 to 80 का लाइफ एक्सपेक्टेंसी लेके रिटायरमेंट कॉर्पस की कैलकुलेशन करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज व्हाट इज द रियलिटी दैट पीपल आर फेसिंग। सो द रियलिटी इज कि रिटायरमेंट के बाद लोग रिटायर्ड होंगे 60 इयर्स में। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी 71 75 या 80 तक पकड़ ले तो 20 साल रहने वाले हैं। इमेजिन, आप 20 साल की जिंदगी गुजारने वाले हैं विद नो जॉब या नो रेगुलर इनकम। तो और आपके एक्सपेंसेस जो है वो ये नहीं है कि वो कम हो जाएंगे, और इवन भी कम हो जाएंगे तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट उसमें रहेगा। सो ये बहुत बड़ा रिस्क है कि जो भी आपकी सेविंग्स है वो किसी ना किसी कारण, जैसे कि कोविड आया और तब कंट्री वाज नॉट प्रिपेयर्ड, हॉस्पिटल्स वर नॉट प्रिपेयर्ड, और चार्जेस तो थी इतनी एग्जॉर्बिटेंट थी। कोविड 2 में तो मेडिसिन नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे थे, और जो लोगों की जो मेडिकल एक्सपेंसेस तब आई, उनकी लाइफ की जो सेविंग्स है उसको ऑलमोस्ट कंज्यूम कर गई। तो ऐसे ब्लैक स्वॉन इवेंट्स जिसे कहते हैं, वेरी अनसर्टेन इवेंट्स, वो कभी भी आ सकते हैं। और ये इसका जो पेन है वो रिटायर्ड क्लाइंट्स को या रिटायर्ड इन्वेस्टर्स को जरूर झेलना पड़ेगा। सो एक और मैं पूछना चाहूंगी, तो दो तीन चीजें हैं। एक तो है कि एक्सपेक्टेशन बच्चे क्या टेक केयर करेंगे वो नहीं, रियलिटी कुछ और है। दूसरा पॉइंट है कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए देखना चाहिए वो ये है कि एक्सपेंसेस वैनिश नहीं होने वाले, एक्सपेंसेस रहने वाले हैं। और थर्ड है कि जो अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो हर स्टेट में, हर यूनियन टेरिटरी में और ओवरऑल इंडिया में बढ़ी है और बढ़ने जाएगी, बिकॉज इंडिया इज स्टिल यंग बट इंडिया इज ऑल्सो ग्रोइंग ओल्डर। तो एक और पूछना चाहूंगी मैं आप सबसे कि जो लेटेस्ट लाइफस्टाइल ओरिएंटेड एक्सपेंसेस है,
जो पहले कभी नहीं हुआ करती थी। तो पहले इनको लग्जरी माना जाता था, लेकिन आज जो है वो हर कोई कंज्यूम करता है, हर कोई उसके बिना रह नहीं पाता है। तो ऐसे कौन से लाइफस्टाइल ओरिएंटेड एक्सपेंसेस थे जो लग्जरी मानी जाती थी, जिसे अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन आज एक इंसान की नीड हो गई है। तो और एक रिटायर्ड व्यक्ति का भी नीड हो गया है। तो आप ऐसे कुछ लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस अगर बता सके तो एवरीबॉडी विल बेनिफिट। सो पूजा चौधरी जी कहती है मेडिकल एक्सपेंस, वेकेशन, ट्रैवल, एब्सोल्युटली राइट। रुचि जी कहती है मोबाइल फोन। पीके कुमार जी कहते हैं मेडिकल एक्सपेंस। शीतल जी कहती है मोबाइल फोन, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट। विजय कुमार जी एक बहुत अच्छा सा पॉइंट लेके आते हैं, नॉट ओनली मेडिकल एक्सपेंसेस, लेकिन वो एक होम नर्सिंग का भी आइडिया देते हैं कि बहुत बार ऐसे होता है कि जो एल्डरली क्लाइंट्स होते हैं उनको केयर की जरूरत होती है, उनको एक फुल टाइम नर्स की जरूरत होती है, और वो वाली जो एक्सपेंस है उसको भी इनकॉर्पोरेट करना व्हेन व्हेन सेविंग फॉर रिटायरमेंट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। इट वाज अ गुड पॉइंट। प्रोमिला जी कहती है कि सोशल मीटिंग्स एंड मेंबरशिप्स। तो ये नहीं है कि सिर्फ जवान व्यक्तियों को सोशलाइज करना है, लाइफस्टाइल के ऊपर स्पेंड करना है। हर कोई लाइफस्टाइल को बेटर बनाना चाहता है, हर कोई क्लब व्लब का मेंबर लेना चाहता है, हर कोई सोशल गैदरिंग में जाना चाहता है। तो इट्स अ वैलिड वैलिड पॉइंट प्रमिला जी ने डाला है कि सोशल मीटिंग एंड मेंबरशिप। So I've also put a lot of points कि mobile phone has become like your computer। इसमें हम सब कुछ करते हैं, बहुत प्रकार के एप्स रखते हैं, हमारा यूपीआई ऐप से लेके नेटफ्लिक्स का ऐप, बहुत लोग जो है अपने आईपैड या अपने मोबाइल फोन से ही अपना पूरा काम करते हैं। तो इनफैक्ट जूम के कॉल्स भी बहुत से लोग जूम के ऐप को डाउनलोड करके ही अटेंड करते हैं। तो मोबाइल फोन से डेटा प्लान्स के बिना तो जिंदगी बहुत ही मतलब कठिनाइयों से भरी हो जाती है। तो ये एक नेसेसिटी हो गया है। Of a lot of retired clients are also watching Amazon Primes and Netflix on the world to digital streaming, वो भी कंज्यूम करते हैं। इंटरनेट जो है वो लग्जरी नहीं है, वो नेसेसिटी हो गई है, बिकॉज विदाउट इंटरनेट, विदाउट वाईफाई कनेक्शन कुछ जिंदगी अधूरा सा लगता है फॉर एनीवन, राइट फ्रॉम अ यंग पर्सन टू अ रिटायर्ड पर्सन। यस, तो डेफिनेटली एज रिलेटेड इश्यूज है इंडिया में, हर कंट्री में है। तो ऑब्वियसली एज के साथ बहुत सारी बीमारियां आ जाती है। अब यू नो यू विल लिव लॉन्गर, लेकिन आप में वो फुर्ती, वो एनर्जी नहीं रहती है, तो मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ गया है। तो ऑब्वियसली इंडिया में जो डिजीजेस बहुत प्रेवलेंट है वो है हार्ट से जुड़ी हुई, डायबिटीज एक्सेट्रा। तो इसकी जो ये सारी जो डेंटल इश्यूज, और डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो एक रूट कनाल ही बहुत पैसा ले लेता है। तो ये सारी चीजें जो है एक हर किसी को, हर एज ग्रुप को झेलनी पड़ती है, और स्पेशली एल्डरली एज ग्रुप को तो झेलनी पड़ती है। एंड इट सीम्स दैट आई थिंक जो मेडिकल इन्फ्लेशन इंडिया में है, इट इज नॉट योर प्रिंटेड सीपीआई नंबर ऑफ 6.97%। मेडिकल इन्फ्लेशन इज 14 to 15% पर ईयर। सो हम इन्फ्लेशन भी अगर 6-7% लेके चले तो हो सकता है कि जो हमारे इन्वेस्टर सेव कर रहे हैं, वो सेविंग से जो कॉर्पस क्रिएट होता है वो एडिक्वेट ना हो। ऑब्वियसली वेकेशंस के बारे में हम सब ने कहा, और ये भी चीज एक सोलो वेकेशंस लेते हैं या अपने स्पाउस के साथ वेकेशंस लेते हैं, लाइफस्टाइल ओरिएंटेड चीजें होती है, जैसे शॉपिंग जाना, रेस्टोरेंट में जाना, मॉल पे जाना, ये सारी जो चीजें हैं, ये बहुत सारी लाइफस्टाइल रिलेटेड एक्सपेंसेस आ गई है, और ये कोई इवेपोरेट नहीं होने वाली है। ये सब कुछ जो है वो रहने वाली है, स्पेशली हेल्थ इश्यूज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी चीजों में अगर वो थोड़ी सी कंजूसी भी दिखाए, लेकिन जो मेडिकल एक्सपेंसेस है वो डेफिनेटली सीनियर सिटीजन्स के लिए अनसर्टन है, बहुत बार आ जाती है, उनको पता भी नहीं चलता है, और मेडिकल इन्फ्लेशन इज अ हायर नंबर। एक अनदर चीज जो इंडिया में हम फेस करते हैं कि पूरा इंडिया का पॉपुलेशन पेंशन सोसाइटी नहीं है। तो एज एज एम्प्लॉयज हमें पीएफ का बेनिफिट मिल जाता होगा, ग्रेचुइटी का बेनिफिट मिल जाता होगा, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज होते हैं वो लाइक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की तरह उन्हें पेंशन नहीं मिलता है।
तो एक स्टेट स्पॉन्सर्ड जो पेंशन स्कीम हर व्यक्ति इंडिया में एंजॉय नहीं करता है, इसलिए रिटायरमेंट प्लानिंग जो है एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाती है। और हमने देखा कि जो पॉपुलर प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो पीपीएफ हो या पोस्ट ऑफिस सेविंग्स के प्रोडक्ट्स हो या इवन फिक्स्ड डिपॉजिट्स हो या इवन डेट फंड्स की वाईटीएम्स हो, वो हमेशा स्टैग्नेंट नहीं रहती है, स्टैटिक नहीं रहती है, वो मार्केट रेट के हिसाब से चेंज होती है। ऑब्वियसली पीपीएफ जो है गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करता है, गवर्नमेंट उसके रेट्स को चेंज करता है। तो वी कैन सी दैट इन 1990s एंड 2000 12% की रेट हुआ करती थी, आज जो है वो 7% की रेट हो गई है। तो इज इट इनफ, इज इट गिविंग इनफ वेल्थ टू सीनियर सिटीजन टू टेक केयर ऑफ देयर एक्सपेंसेस? दोज आर थिंग्स दैट पीपल शुड कंसिडर। सो बहुत सारी रीजंस है, बी मेडिकल एक्सपेंस, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, न्यूअर एक्सपेंसेस, लाइफस्टाइल related expenses, a lack of support from government and family members, falling interest rates। और इसके लिए इस गोल को डिले करना एक हम अपने ऊपर सेल्फ हार्म कर रहे हैं। जस्ट लाइक कहा जाता है कि धूम्रपान या ड्रग्स का सेवन ये सेल्फ हार्म करता है, सिमिलरली अगर हम इसको इम्पोर्टेंस और प्रायोरिटी ना दे तो ये हमको ही बैकफायर करेगा। तो सेविंग फॉर रिटायरमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल ऑफ दीज रीजंस, एंड टू एंश्योर कि जो हमारी सेविंग्स है वो एडिक्वेट हो और ये हमारे हर प्रकार के एक्सपेंसेस को और नीड्स को और वांट्स को भी टेक केयर करे जब हम रिटायर्ड हो। सो ये सारी प्रिलिमिनरी चीजें थी, लेकिन कॉर्पस को क्या बनाया जाए? तो हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों को एक्सेल का तरीका पता हो कैलकुलेट करने के लिए। आजकल ऑनलाइन भी काफी सारी कैलकुलेटर्स उपलब्ध है। तो अगर आपको कैलकुलेशन आप कैच ना कर पाए, ग्राफ ना कर पाए, इट डज नॉट मैटर, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ चीजें अगर आप एक बना बनाया कैलकुलेटर भी यूज करें तो उसमें क्या क्या अजम्पशंस लेनी चाहिए, वो अगर आप उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ ले तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बट आई एम गोइंग टू गो दी प्रॉपर वे, जहां पे हम एक्सेल यूज करके बताएंगे आपको कि कैसे रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेट किया जाता है। तो रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेट करने के लिए उसकी जो जर्नी है अक्यूमुलेशन स्टेज की, उसको आप 5 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। पहला जो पार्ट आपको डिटरमाइन करना है कि कब रिटायर आपका इन्वेस्टर हो रहा है और उसके लिए कितना मनी और कितने अमाउंट की जरूरत है। और नॉट ओनली दैट, उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होने वाला है और अपने जो करंट एक्सपेंसेस है उसका कितना परसेंटेज जो है एक्सपेंस वो रिटायरमेंट के बाद भी इट विल बी प्रेवलेंट। तो एक है कि व्हेन इज ही रिटायरिंग, व्हाट इज हिज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, व्हाट इज द करंट एक्सपेंसेस, उसमें से क्या 100% ऑफ एक्सपेंसेस मौजूद होने वाले हैं या उससे वो थोड़े बहुत कम होने वाले हैं। व्हाट इज गोइंग टू बी योर पोस्ट रिटायरमेंट रेट ऑफ रिटर्न, पोस्ट रिटायरमेंट इन्फ्लेशन। ये सारी चीजों को आपको पूरा मिक्स करके रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेट करना है। नॉट ओनली हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उसकी जो अंडरलाइंग रेट ऑफ रिटर्न या नंबर्स ले रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है व्हेन इट कम्स टू कैलकुलेटिंग रिटायरमेंट कॉर्पस। सो कितना बड़ा रिटायरमेंट का वेल्थ होना चाहिए या रिटायरमेंट गोल के से जुड़ा हुआ अमाउंट होना चाहिए? तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि इन्वेस्टर का व्हाट इज द करंट एज ऑफ हिज एंड व्हेन इज ही रिटायरिंग। तो करंट एज, व्हेन इज ही रिटायरिंग इज important, and we have to take life expectancy. I showed you the data for वर्ल्ड बैंक का ही डेटा जो लेटेस्ट अवेलेबल था, विच से 69.8 या 70 पकड़ लेते हैं। ये जो 70 नंबर है इन नो टाइम विल बिकम 80। तो मेरे ख्याल से 70 +5 years और +10 years अगर आप लेके चले तो इट इज बेटर, बिकॉज क्लाइंट को ही उससे बेनिफिट मिलेगा। और और अगर आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव प्लान बनाए तो बेटर है, क्योंकि इट विल encourage the client to save more for this particular goal. So life expectancy, current age, retirement age, ये 3 नंबर रखना बहुत जरूरी है। अगर आज के तारीख में एक सर्टेन एक्सपेंस हो रही है तो आफ्टर जब जब आपका इन्वेस्टर रिटायर हो रहा है तब वो उस एक्सपेंस की इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू क्या है उसको हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा।
लेकिन whenever you are talking to your clients or having an interaction with your client, प्लीज आस्क हिम कि आप इनके एक्सपेंसेस को 3-4 बकेट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कि उनसे आप पूछ सकते हैं कि आपके रनिंग एक्सपेंसेस क्या क्या है, यूटिलिटी, ग्रोसरी, इंटरनेट, सब्सक्रिप्शंस एक्सेट्रा। आपके करंट मेडिकल एक्सपेंसेस क्या क्या है, आपकी जो डिस्क्रेशनरी एक्सपेंसेस है, लाइफस्टाइल जुड़े, कंजम्पशन ओरिएंटेड, लाइफस्टाइल ओरिएंटेड एक्सपेंसेस है, वो कौन कौन सी है, और कंटिजेंसी फंड भी, कि अनप्लान्ड एक्सपेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, उसका भी एक लिस्ट। और हर बकेट का आपको उस एक्सपेंस का इन्फ्लेशन लेना पड़ेगा। हो सकता है कि यूटिलिटी, ग्रोसरी, इंटरनेट और सब्सक्रिप्शन का रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 5%, लेकिन हेल्थ केयर का रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 14 to 15%। डिस्क्रेशनरी का हो सकता है वो 10% के आसपास हो। और ये कंटिजेंसी जो अननोन इवेंट्स होते हैं, वो भी कभी आ जाते हैं, तो उसके लिए भी कहना कि आपके रिटायरमेंट फंड में थोड़ा बहुत कंटिजेंसी के लिए भी हमें पैसा ईयरमार्क करना चाहिए, वो भी एक एक्सपेंस के तौर पे क्या कहा जाता है कि 6 months ऑफ योर एक्सपेंसेस शुड बी टुवर्ड्स इमरजेंसी गोल्स, इमरजेंसी फंड। तो उसका भी आपको फैक्टर करना पड़ेगा। when you have factored all of that, मान लीजिए कि all of this put together today is some 30,000 rupees expense, and the median or average inflation is around 7%. So look at the way it grows. What is 30,000 rupees today? 100% of that expense, if the investor is going to encounter once he retires, तो 7% इन्फ्लेशन के आधार पर यही वैल्यू 2.28 lakhs की हो जाएगी। तो हाउ डिड वी गेट 30,000 बिकमिंग 2.28 lakhs? तो यू हैव टू यूज द फंक्शन विच इज फ्यूचर वैल्यू। So I will just share my screen right now, and so that you can understand how it has been calculated. So just give me a moment, please. So please let me know if you can see my Excel sheet. Can you see my Excel sheet? Yes. So current expense assume is 30,000, and retirement will happen after 30 years. Assume inflation is 7%. तो इस 30,000 की वैल्यू 30 साल के बाद एट 7% इन्फ्लेशन क्या होने वाली है? यू हैव टू कैलकुलेट समथिंग कॉल्ड एफवी, विच स्टैंड्स फॉर फ्यूचर वैल्यू। सो फ्यूचर वैल्यू 30,000 की क्या होगी, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है। तो लेट्स कैलकुलेट हाउ डिड वी गेट 2,28,000। सो फॉर्मूलाज पे जाइए, इंसर्ट फंक्शन करिए, एंड सर्च फॉर अ फंक्शन विच इज एफ वी। प्रेस अ गो, आपको एफ वी हाईलाइटेड हो जाएगा। आप ओके दबा के यहाँ पे लिखिए 7%। फिर टैब जब आप क्लिक करेंगे तो इट विल गो टू द नेक्स्ट फील्ड, और दूसरा जो फील्ड है वो एनपर का फील्ड है। एनपर का मतलब है टोटल नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड्स इन द इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे 30 इज द पेमेंट पीरियड, मतलब 30 साल के बाद हमको पैसा चाहिए, मतलब 30 साल के बाद हमारे एक्सपेंसेस क्या होने वाले वो हमें कैलकुलेट करना है। तो एनपर मतलब टाइम पीरियड, हम 30 यहाँ पे डाल देते हैं। पीएमटी हम 0 डालेंगे यहाँ पे। और पीवी जो है, पीवी मतलब आज के तारीख में 30,000 एक्सपेंस है, 30 साल के बाद 7% इन्फ्लेशन में इसकी क्या वैल्यू होगी, तो आज के तारीख में 30,000 हम डाल देंगे। और 30,000 से पहले अगर आप नेगेटिव साइन डालेंगे तो आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अगर आप नेगेटिव साइन नहीं डालेंगे तो आपको एक रेड कलर का आंसर मिलेगा। मतलब रेड का मतलब है एक्सेल में कि आउटफ्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई आउटफ्लो हो तो रहा है, लेकिन अगर आपको रेड पसंद नहीं है तो यू कैन, व्हाट यू कैन डू इज 30,000 से पहले आपने एक माइनस साइन डाल दिया। सो नाउ यू नो कि जो करंट एक्सपेंस होने वाले हैं आफ्टर 30 इयर्स, वही का वही एक्सपेंस की जो इन्फ्लेशन इम्पैक्टेड वैल्यू होगी वो 2.28 lakhs होगी। सो 2.28 lakhs की एक्सपेंस होने वाली है टिल ही इज अलाइव ऑन प्लैनेट अर्थ।
तो उसके लिए बैकवर्ड कितना रिटायरमेंट किटी चाहिए उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो अब पहली चीज है कि यू हैव टू फाइंड आउट द इन्फ्लेशन एडजस्टेड और इम्पैक्टेड और इन्फ्लुएंस की कोई भी आप इंग्लिश वर्ड यूज कर दीजिए, इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू ऑफ करंट एक्सपेंस. और उसके लिए यू हैव टू नो कि उनका करंट एज क्या है, उनका रिटायरमेंट एज क्या क्या है. उससे आपको वो टाइम पीरियड पता चल जाएगा. You have to know what is the current expense, and you have to take a matured inflation rate. And inflation rate जो लेंगे, I would suggest कि break down their expenses into multiple buckets, multiple segment, and हर segment का inflation निकाल के उसका average निकालिए. That will be far better way of taking the inflation rate, rather than here मैंने just for classroom session I've taken it as 7%. But rather than taking it as 7%, find out the realistic inflation rate. So realistic inflation rate nikalna is very, very important. So I hope you all have understood how to calculate, the inflation adjusted value of 30,000. यहाँ भी एक स्क्रीन में भी मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं, और आप देख सकते हैं 2.28 लाख का आंसर आया है. If you all can tell me कि यहाँ तक आपको समझ में आया, I'll be feeling better, and that will also help me to go to the next slide. Okay, so okay, thank you so much for all for letting me know. So abhi we know the when are you retiring? When are you matlab when is your client, or when are you retiring, your retirement age? What is the life expectancy? What is the current monthly expenditure? You have to calculate the inflation adjusted value of that. रिटायरमेंट कॉर्पस को कैलकुलेट करने के लिए ये तीन चीजें के अलावा करंट एज, रिटायरमेंट एज, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और जो हमको इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू ऑफ करंट एक्सपेंस मिला हमको, इसके अलावा वी नीड something called real rate of return. And real rate of return will come when you take कि आपको विजुलाइज करना होगा कि अगर इनकी एक्सपेंस रिटायरमेंट के बाद 3 लाख 4 लाख रुपीस पर मंथ होने वाली है, तो तो वो तो कहीं से निकलेगा. दैट per month expense, he wants some income out of something, and that corpus जो बनेगा, वो कॉर्पस जो है वो कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्ट होना चाहिए ताकि उनको एक रेट ऑफ रिटर्न मिले, सो दैट कॉर्पस भी सुरक्षित रहे, या कॉर्पस का इम्पैक्ट जो है, आउटफ्लो का इम्पैक्ट कॉर्पस में कम आए, और उससे रेगुलर इनकम स्ट्रीम्स निकल सके. सो यू हैव टू वर्क बैकवर्ड्स कि इनकी एक्सपेंसेस 2-3 लाख पर मंथ की होने वाली है, और ऐसा जो कॉर्पस बनेगा वो भी कहीं पे इन्वेस्ट हुआ होगा. तो जहां पे भी वो कॉर्पस इन्वेस्ट हो रहा है पोस्ट रिटायरमेंट, तो उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या होना चाहिए. और रिटायरमेंट के बाद भी इन्फ्लेशन होती है, तो रिटायरमेंट के बाद पोस्ट रिटायरमेंट इन्फ्लेशन का नंबर क्या होना चाहिए. तो जो भी रिटायरमेंट किटी के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट हो रहे हैं, उस प्रोडक्ट का एवरेज रिटर्न क्या है. तो आपको पोस्ट रिटायरमेंट रेट ऑफ रिटर्न की जरूरत है, पोस्ट रिटायरमेंट इन्फ्लेशन रेट की भी जरूरत है. And looking at the post retirement rate of return and post retirement inflation rate, you have to calculate real rate of return. So what is required is real rate of return. And if you know all of that, all you have to do is use something called present value, a function called present value with type 1. And you can actually calculate कि this is your goal. You have to target towards creating this kind of a money. If you target towards creating this kind of a money, you will be able to have a peaceful retired life. So so एक है कि कॉर्पस को कैलकुलेट करना, उसके बाद है कि उस कॉर्पस जो आपको बना है उसको हम अचीव कैसे करें. SIP से करें या लमसम से करें, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ SIP एंड लमसम. और जब आप एक तरीका बना रहे टू अचीव योर टारगेट गोल,
it is very important to review the investment, track the investment, so that what happens is that आप regular rebalancing कर सके, portfolio review कर सके. अगर underlying funds perform नहीं कर रही है तो उसको आप replace कर सकते हैं. तो monitoring the retirement investments earmarked towards retirement goal is also very important. तो इसकी जो steps रहती है वो ये है कि corpus को calculate करना है. अभी आपको टारगेट मिल गया, उसको टारगेट को अचीव करने के लिए कौन सा आप पाथ या रूट या वे अपनाएंगे, लमसम या एसआईपी या स्टेप अप एसआईपी या कॉम्बिनेशन ऑफ लमसम एंड एसआईपी, वो इंपॉर्टेंट है. रेगुलर ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो now let's look at calculating the corpus. And calculating the corpus, as I've said, आपको online calculators वगैरह मिल जाएंगे, but good old Excel when you use, उससे you can actually do a lot of permutation combinations, a lot of वहीं पे you can change the numbers, tweak the numbers, and then we get a better learning कि what should be the appropriate inflation rate, life expectancy, rate of return, etc. So let's look at one more question. Imagine a 35-year-old professional. I'll read it out. Imagine a 35-year-old professional with current expenditure of 35,000 rupees per month plans to retire at the age of 60. 35-year-old professional है, retirement age is 60. इनकी current expenditure 35,000 rupees per month है, at an inflation rate of 4%. What will be the inflation adjusted value of his expenditure when he retires? So जब वो 60 में retire करेंगे, अगर inflation rate 4% की है, so what will be the value of his expenses when he retires? Is it going to be 93,000? Is it going to be 53,000? Or is it going to be 1,03,000? So please give your response while I'll show the live calculations. So Pramila ji कहती है 1,03,000, Anand ji कहते हैं 1,03,000, Pooja also is mentioning, Anand ji कहते हैं 93,000, Ruchi is giving 93,000, Pooja is saying 93,000, Kishore is also saying 93,000, Parikshit is also saying 93,304. A lot of responses have come in. Thank you so much. It is around 93,000. How did we get it? Again, we have to visit back the Excel sheet to understand how did we get it. So let me know if you can see my screen. I hope my screen is visible. Can you see my screen? So same है, same ही way of calculating है, which is okay. So before sharing my screen, let me just also on the slide also show that what is future value equation. Future value equation, just like we saw in the mathematics of investing ka program, is FV equals to PV multiplied by 1 plus R to the power N, where PV is present value, what you invest, FV is future value, what your investment will become, N का मतलब है time period, R का मतलब है rate of return, which is compounded. और इसका जो Excel equivalent form है, एक्सेल में भी पीवी को पीवी ही माना जाता है, मतलब आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हो, आपकी इनिशियल क्या इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, पीवी को पीवी के रूप से ही दर्शाया गया है एक्सेल में. फ्यूचर वैल्यू को एफई को एफई के तौर पे ही दर्शाया गया है, मतलब आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है फ्यूचर की, फ्यूचर में उसकी क्या वैल्यू होने वाली है, तो एफई को भी एफई के तौर पे ही दिखाया गया है. एन मतलब टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को एक्सेल में एन पर के रूप में प्रेजेंट किया गया है. आर विच इज द रेट ऑफ रिटर्न, एक्सेल इक्विवेलेंट इज RAT. एंड रेगुलर जब इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या विड्रॉल करते हैं, विच इज योर SIP और SWP, उसका जो नॉमेनक्लेचर है इट इज कॉल्ड PMT. PMT स्टैंड्स फॉर पेमेंट. एंड यूजुअली जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो नंबर के पहले आप एक माइनस साइन डालते हैं, और जब आप कुछ रिडीम करके पैसा आपके पास आता है तो कोई माइनस साइन डालने की जरूरत नहीं है. इट मीन्स दैट मनी इज कमिंग टू यू.
So whenever you are investing something, there is an outflow. Outflow का मतलब है amount के पहले आप माइनस साइन डालते हैं, और जब भी कुछ रिडीम करते हैं कोई माइनस माइनस साइन नंबर के पहले डालने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब है पैसा आपके पास आ रहा है। तो अगर ये सब कुछ आप डालें तो यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है? 35,000 रुपीज का एक्सपेंसेस है पर मंथ एट 35 years ऑफ एज। एट इन्फ्लेशन ऑफ 4%, इसकी वैल्यू 35,000 की क्या होगी व्हेन द क्लाइंट रिटायर्स एट 60? So what is the function that you have to use? Is it FV or PV? What you are going to use is future value. It is not even PMT. आपको future value निकालनी है. So with that, now let me get back to the Excel sheet so that I can show you the live calculation. So even if you do not understand the calculation, doesn't matter, because calculation is one thing. The kind of inferences you make from the calculation is more important. So you can access all these formulas either from formula tab and insert function, या insert function जो है वो आपके address बार में ही द टॉप मोस्ट पेन में ही अवेलेबल है। तो इसको भी आप अगर दबाएंगे तो ऐसा एक बॉक्स खुल जाता है, पुट समथिंग कॉल्ड एफवी, प्रेस अ गो, एफवी गेट्स हाइलाइटेड, प्रेस ओके, तो एक ऐसा विंडो खुल जाता है एंड ऑल यू हैव टू डू इज प्लग द नंबर्स। सो रेट जो है हमने इन्फ्लेशन रेट 4% पकड़ा, फिर हम नीचे गए, इनकी ये रिटायर हो रहा है 60 इयर्स में, इनका करंट एज इज 35, तो हमने 60 माइनस 35 लिखा। पीएमटी को हम 0 डालेंगे, हमको पता लगाना है कि 35,000 की वैल्यू फ्यूचर में क्या होने वाली है। तो करंटली इसकी जो वैल्यू है वो 35,000 है, अब 35,000 लिखते हैं और इसके आगे जो एक माइनस साइन डाल देते हैं। तो इतना ही सिर्फ डालना है और आप देख सकते हैं जो आपको आंसर मिला, it is 93,304. So 93,304 is the answer. I hope people have got, all of us have got 93,304. कुलभूषण जी, आपने जो कुछ लिखा है ये खाली केवल बॉक्स के तौर पे आया है, तो आई एम नॉट एबल टू रीड आपने क्या लिखा है, तो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड आपने क्या लिखा है। सो आई होप आपको 93,304 का आंसर मिला है। यहाँ पे भी मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और स्लाइड में भी दिखा रही हूँ। लेट मी नो वेदर यू हैव गॉट 93,000 पर मंथ का रिस्पॉन्स का आंसर। सो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2.6 टाइम्स बढ़ गया है। So FV stands for future value to work out the inflation adjusted expenditure post retirement. हमने एक modest 4% का रेट पकड़ा। हमारा जो टाइम फ्रेम है 60 माइनस 35 वो है 25 years. प्रेजेंट वैल्यू जो है 35,000 की एक्सपेंडिचर जो है वो क्या होने वाली है, उससे पहले हमने एक माइनस साइन डाला क्योंकि एक आउटफ्लो है, और हमको जो रिजल्ट मिलना चाहिए, फॉर्मूला रिजल्ट मिलना चाहिए वो 93,304.27 या अराउंड 93,000। जो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स और मोर देन 2.5 टाइम्स। कुछ ना करे, एक्सपेंसेस बढ़े भी नहीं, लेकिन केवल इन्फ्लेशन के इन्फ्लुएंस में आपकी जो एक्सपेंस है वो बढ़ गई है। आई होप पीपल हैव गॉट दिस वैल्यू। अगर यस कोई बता दे तो इट विल बी हेल्पफुल। Sure. Thank you so much. Thank you, Smita, Vijay, Ruchi, Mr. Somnanda Rao, Mr. Manish. So now the kahani mein twist is कि what if the rate of inflation was 7%? हमने 4% नहीं पकड़ा, हमने 7% हम लेके चले। जब हम 7% लेके चलते हैं, so आप देख सकते हैं कि again go to FX, यहाँ पे आपने एफवी को सिलेक्ट किया और वही इंस्टेड ऑफ 4%, आप 4% नहीं डाल के आप 7% कर देते हैं। एन पर जो है वो है 25 years, पीएमटी 0 है, पीवी आपका वही एक्सपेंस है। तो हमने देखा कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ 35,000 एट 4% इन्फ्लेशन वाज 93,000 रुपीज पर मंथ, और आपने 4 को 7 चेंज किया, तो डिड यू गेट अ वैल्यू विच इज 1,89,960। तो ये लिटरली डबल हो गया है। और अगर आप 35,000 से कंपेयर करें एंड 1,90,000 का एक्सपेंस, यू कैन सी कि कितना ज्यादा बढ़ गया है।
सो अगर हम छोटा सा इन्फ्लेशन का नंबर देंगे तो जो कैलकुलेशन करेंगे और जो रिटायरमेंट कॉर्पस बनेगा और गोल बनेगा वो हो सकता है कि वो इनफ नहीं हो एंड टू टेक केयर ऑफ योर इन्वेस्टर्स एक्सपेंसेस वंस ही रिटायर्स. सो रेट ऑफ इन्फ्लेशन डेफिनेटली मैटर्स. जो आप देख सकते हैं कि कैसे आपने यहाँ पे 4 को 7 कर दिया और 93 से वो डबल हो गया. इट बिकेम 1.89 lakhs. So one important learning is कि you have to take the appropriate inflation rate. जितना कम लेंगे उतना ही हमें एक छोटा एक्सपेंस मिलेगा, उतना ही कॉर्पस कम बनेगा एंड हो सकता है कि क्लाइंट के नीड्स जो है उस कॉर्पस से फुलफिल ना हो पाए. Now, taking the previous inflation adjusted monthly expenditure as the reference, 1,90,000 हमने लिया क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम 93,000 ले. हमने 93,000 ना लेके हमने 1,90,000 का roughly monthly expenses inflation adjusted value को consider किया. तो assume inflation adjusted monthly expense at 7% is 1.9 lakhs. रिटायरमेंट के बाद भी इन्फ्लेशन 7% की होने वाली है. और जहां पे भी जिस इंस्ट्रूमेंट्स में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करता है, मतलब उसका जो भी कॉर्पस बनता है वो जिस इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है उसका रेट ऑफ रिटर्न इज 10%. मतलब कुछ कॉर्पस बना, उनको उन्होंने इन्वेस्ट किया, वहां से जो रेट ऑफ रिटर्न निकल रहा है वो 10% का है. रिटायरमेंट के बाद भी 7% का इन्फ्लेशन है और उनकी जो एक्सपेंसेस होने वाली है वो 1.9 लाख रुपीस पर मंथ की होने वाली है. और एज रिटायरमेंट एज 60 इयर्स की है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमने 90 इयर्स की ली है. तो आप बताइए कि व्हाट विल बी द रिटायरमेंट कॉर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लाइंट. उन्हें कितना अमाउंट की जरूरत है, कितनी एक रिटायरमेंट किटी की जरूरत है जहां से 1.9 लाख रुपीस वो कंफर्टेबली निकाल सकते हैं अप टिल 90 इयर्स. सो इज इट 4 crores, इज इट 8 crores, इज इट 2.63 crores? सो अब्दुल रहमान जी कहते हैं पॉइंट नंबर ए. देवांग जी कहते हैं पॉइंट नंबर बी. प्रोमिला जी कहती है अभी अभी आया नहीं है आंसर. आपको अगर कैलकुलेशन पता भी नहीं है तो आप गेस भी कर सकते हैं, डजंट मैटर. तो 8.63, 4.63, आप गेस करिए क्या हो सकता है वो आंसर. No worries, as I've said, we may remember the calculation, not the calculation, but just like पहली जो learning है वो ये है कि appropriate inflation rate को ही लेके current expenses को inflate करिए. तो ये learning number 1 है. इससे भी इस कैलकुलेशन को भी जब हम लाइव एक्सेल में करेंगे तो काफी सारी इन्फ्रेंसेस और इंटरप्रिटेशंस निकलेगी. सोमनंदा जी कहते हैं कि इट इज 4.63 करोड़. सकीना रंगवाला जी कहती हैं कि इट इज अराउंड 2.63 करोड़. इंटरेस्टिंग. So first of all, thank you so much for your response. So I will first show on the slide itself कि the correct answer is 4.63 crores. How did we get 4.63 crores? You should एक Excel में निकाल के you should note down the key numbers. For example, कि post retirement rate of inflation is 7%. Inflation adjusted monthly expense is 1.9 lakhs. Post retirement rate of return is हमने 10% लिया. रिटायरमेंट एज इनकी 60 इयर्स की है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 90 इयर्स की है. तो कॉर्पस क्या बनेगा, तो कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. यस गौरव सेठी जी, आप रियल रेट ऑफ रिटर्न यूज करेंगे तो पहले आपको कौन सा फॉर्मूला एक्सेल में यूज करना होगा. तो जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे वो ये है कि आप विजुलाइज करिए कि इनकी ये 1.9 लाख पर मंथ की एक्सपेंस होने वाली है और वो जो एक्सपेंस होने वाली है उसके लिए वो किसी किसी एक फंड से विड्रॉ करेंगे और उस फंड का कॉर्पस कितना होना चाहिए.
तो फंड का कॉर्पस कितना होना चाहिए ताकि उसे फ्यूचर एक्सपेंसेस निकल सके, फ्यूचर एसडब्ल्यूपीज निकल सके, फ्यूचर एनुइटीज या आउटफ्लोज निकल सके। सो ये फ्यूचर के जो एक्सपेंसेस फुलफिल हो जाए उसके लिए कॉर्पस क्या होनी चाहिए, यू हैव टू गो बैकवर्ड्स, यू हैव टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू। सो जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे प्रेजेंट वैल्यू, तो पहले ये तय करना होगा कि रिटायरमेंट कॉर्पस में यू आर फाइंडिंग पीवी, ऐसा पीवी जहां से कुछ रेट ऑफ रिटर्न बने, जहां जिसका इन्फ्लेशन का भी एक्सपेंस हो करंट एक्सपेंसेस में, और करंट एक्सपेंसेस भी फुलफिल हो, आउटफ्लोज भी हो, तो कौन सा कॉर्पस बनाना है, उसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो है प्रेजेंट वैल्यू। दैट इज स्टेप वन। स्टेप टू इज यू आर नॉट गोइंग टू टेक प्लेन वनीला 7%, you are going to take plain vanilla 10%, which is your investment rate of return. You are also going to see what will be the net inflation adjusted rate of return. तो जो आप रेट ऑफ रिटर्न लेंगे आप 10% नहीं लेंगे। अगर आप सिर्फ 10% लेते हैं तो जो कॉर्पस बनेगा वो 2 करोड़ का बनेगा या 1 करोड़ का बनेगा। आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न लेना है, आपको रियल रेट ऑफ रिटर्न लेना है। और रियल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है 1 प्लस इन्वेस्टमेंट रेट divided by 1 plus inflation rate। ये जो भी निकला आपका आंसर -1, जो भी उसका आंसर निकला मल्टीप्लाइड बाय 100 टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज। तो 1 प्लस इन्वेस्टमेंट रेट इज 1 प्लस 10% डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट इज 1 प्लस 7%। इसका आप पहले निकालेंगे तो इसको जब आप निकालेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1.1 divided by 1.07, whatever is that value, 1.07 whatever is that value, minus 1 into 100 करेंगे तो जो आंसर आपका आएगा that answer will be 2.8%। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1.1 प्लस 10% डिवाइडेड बाय 1 प्लस 7% -1 आपने किया तो आपको 0.02803 मिला, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो आपको 2.8% मिलेगा। सो जो आप रेट ऑफ रिटर्न लेंगे वो 10% नहीं लेंगे, जो रेट ऑफ रिटर्न आप लेंगे आप 2.8% लेंगे। सो नाउ हियर I am going to share the screen and I will show you live how to calculate the retirement corpus. So again, just to reiterate, retirement corpus में जो आप formula use करते हैं वो present value का use करते हैं। Excel sheet में it is better that you plug in all the values. So इससे आपकी clarity बढ़ जाएगी। स्टेप 1 है कि आपको रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है टेकिंग द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। So which is called the RRR, वो मूवी वाला RRR नहीं है, it is called real rate of return। And how do you calculate real rate of return? किसी भी एक सेल को लेके उसमें इक्वल टू साइन लगाइए, ब्रैकेट खोलिए 1 प्लस 10%, ब्रैकेट को बंद करिए, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 7%, क्लोज द ब्रैकेट। इन सभी चीजों को ब्रैकेट में डाल दीजिए, जब भी व्हेन इन डाउट ब्रैकेट इज योर बेस्ट फ्रेंड। सब कुछ ब्रैकेट में डाल दिया, -1 करिए, आंसर करिए। यहाँ पे बहुत सारे जीरोस दिख रहे हैं। द करेक्ट आंसर इज, आपको हो सकता है आंसर मिले 2.028, 0.028 का मतलब है 2.8%। सो पहले आपको ये 2.8% तक यू हैव टू गेट इट। एक बार आपको ये 2.8 मिल गया, कैलकुलेटिंग रिटायरमेंट कॉर्पस इज अ केक वॉक। व्हाई डू आई से इट इज अ केक वॉक? Is that again go to formulas, insert function, type in FV, search for the function FV, वो highlight हो जाएगा, press and OK, एक विंडो खुल जाएगा। You are not going to write 10%, you are going to write 2.8%। 2.8% आपने लिखा, आप नीचे गए, रिटायर हो रहे हैं 60 में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमने 90 को लेके पकड़ के चला है, तो आप ऐसे 90 माइनस 60 भी लिखे तो एक्सेल आपके लिए कैलकुलेट कर देगा। इनके मंथली एक्सपेंसेस क्या होने वाली है? इनकी मंथली एक्सपेंसेस 1.9 लाख के आसपास होने वाली है, तो हम 1.9 लाख लिख लेंगे यहाँ पे, 1,90,000, विच इज 1 फॉलोड बाय 4 zeros।
ये पूरा कॉर्पस एग्जॉस्ट करना चाहते हैं, एक पेनी भी नहीं रखना चाहते, तो फ्यूचर वैल्यू जो है वो जीरो है, वो पूरा बट ही वांट्स टू यूज द फुल मनी एवरी मंथ, 1.9 लाख निकलना चाहिए टिल 90। ये स्टिल काफी इनकम्प्लीट लग रही है। कॉर्पस जो है टाइप जीरो, मतलब पेमेंट की टाइमिंग क्या है? पेमेंट का टाइमिंग उनको एट द बिगिनिंग ऑफ 60 इयर्स चाहिए या एट द एंड ऑफ 60 इयर्स? जब फॉर एग्जाम्पल आपका बर्थडे आज है, तो आपको पैसा आज चाहिए, या जब आप पूरा वो करंट एज को एंजॉय करके आप नेक्स्ट बर्थडे पे जाते हैं, एक दिन पहले ऑफ योर नेक्स्ट बर्थडे आपको तब चाहिए? सो बेसिकली पैसा जितना जल्दी मिले वो बेटर है। as soon as somebody turns 60, they want it at the beginning of 60 years rather than end of 60 years, which is entering into 61 years. So तो टाइप जो है ये कहता है कि टाइमिंग ऑफ पेमेंट कब चाहिए, बिगनिंग ऑफ 60 इयर्स चाहिए या एंड ऑफ 60 इयर्स चाहिए? ऑफ कोर्स हमको एंड ऑफ 60 इयर्स चाहिए नहीं, हमको बिगनिंग ऑफ 60 इयर्स चाहिए। इसीलिए एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, वी हैव टू पुट टाइप एज 1। तो जब भी व्हेन वी डिड मैथमेटिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग के कैलकुलेशन, हमने मोस्टली टाइप को जीरो रखा था, अनटिल एंड अनलेस केस ऐसा है कि जहां पे आपको स्पेसिफाई किया जाए कि SIP बिगनिंग ऑफ द मंथ होनी चाहिए एक्सेट्रा। अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो हम टाइप को जीरो रखते हैं या ब्लैंक रखते हैं। ब्लैंक का मतलब है एक्सेल डिफॉल्ट जीरो उसको ले लेती है। तो लेकिन रिटायरमेंट में चाहे वो स्पेसिफाइड हो या ना हो, यू हैव टू टेक टाइप 1। फिर भी ये फॉर्मूला और जो भी हमने नंबर्स इनपुट किए हैं इस बॉक्स में, ये काफी इनकम्प्लीट है, क्योंकि जो PMT है, अगर आप सिर्फ 1,90,000 रख रहे हैं और एन पर और रेट को आपने चेंज नहीं किया, तो एक्सेल अज्यूम कर रहा है कि आपका ईयरली एक्सपेंस 1.9 लाख का है, जबकि हमारा ईयरली एक्सपेंस 1.9 लाख का नहीं है, हमारा मंथली एक्सपेंस 1.9 लाख का है। विच मीन्स ये 90 माइनस 60, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 30 साल में 90 माइनस 60 इज ऑब्वियसली 30। आप इसको ब्रैकेट में रख के मल्टीप्लाइड बाय 12 करिए। और अगर आप देख सकते हैं जो कॉर्पस आ रहा है वो 7 करोड़ के आसपास आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये अज्यूम कर रहा है कि मतलब ये मंथली कंपाउंडिंग अज्यूम कर रहा है। ये हमारी मंथली कंपाउंडिंग नहीं है, ये हमारी एनुअल कंपाउंडिंग है। तो 2.8% पर मंथ की कंपाउंडिंग नहीं है, 2.8% पर ईयर की कंपाउंडिंग है। तो पर मंथ की जो कंपाउंडिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2.8% डिवाइडेड बाय 12। जब आप ये सभी चीज डाल देते हैं, जो आपको आंसर मिलता है वो आंसर मिलता है 4.63 करोड़। एक बार आप आप विंडो खोल खोल के अगर कैलकुलेशन करेंगे और उसमें आपकी जो मतलब स्किल डेवलप हो जाती है, गोइंग फॉरवर्ड यू नीड नॉट इवन कैलकुलेट यूजिंग द विंडो, एक सेल में ही आप PV डाल के ब्रैकेट खोल के सब डिटेल्स इनपुट कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने डाला 2.8% डिवाइडेड बाय 12, उसके बाद n पर is 30 मल्टीप्लाइड बाय 12 बिकॉज 90 माइनस 60 इज ऑब्वियसली 30। PMT हमने डाला क्योंकि आउटफ्लो है तो -1,90,000। PV फ्यूचर वैल्यू इनको कुछ चाहिए नहीं तो 0 डाला हमने, और हमने 1 डाला। एक चीज देख लेते हैं, what if his life expectancy is not 90, what if his life expectancy is 80 years? तो ऑब्वियसली 30 जो है वो 20 हो जाएगा, बिकॉज 80 माइनस 60 इज 20। तो अगर आप 20 डालते हैं तो एक बार ये भी देख लेते हैं आंसर क्या आती है। तब जो कॉर्पस आएगी वो 3.5 करोड़ की आएगी। और जब आप 90 का लाइफ एक्सपेक्टेंसी लेके चलते हैं, जो कॉर्पस आपका आया वो 4.63 करोड़ का आया। मेरे ख्याल से ये चॉइस आपके ऊपर है, आप 90 लेना चाहते हैं या 80 लेना चाहते हैं। फॉर श्योर 80 लेके चलिए, 80 से कम मत करिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्योंकि अगर आप 80 से कम कर लेते हैं, मान लीजिए कि इसको आप 15 कर लेते हैं, तो कॉर्पस जो होगा वो 2.79 करोड़ का आएगा। तो उसके लिए जो सेविंग्स जाएगी वो भी कम जाएगी, बट हो सकता है कि वो मतलब 75 से ज्यादा ही आपका क्लाइंट जीवित रहे। तो मेरे ख्याल से मिनिमम लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 ही रखिए। 80 से नीचे जाएंगे तो देयर इज अ रिस्क कि क्लाइंट को शॉर्टफॉल फेस करना पड़े।
आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा हाउ टू कैलकुलेट रिटायरमेंट कॉर्पस। एक बार मैं आप स्क्रीन में भी दिखा देती हूँ कि आप जो रेट इनपुट करेंगे वो रियल रेट इनपुट करेंगे, विच इज 2.8। 2.8% इज नॉट मंथली कंपाउंडिंग, इट इज ईयरली कंपाउंडिंग। तो इसका मंथली एनुअल रिटर्न अगर कैलकुलेट करना है तो 2.8% डिवाइडेड बाय 12 करना है। मंथ को आपको 30 मल्टीप्लाइड बाय 12 करना होगा, क्योंकि उनको मंथली इनकम की जरूरत है, ईयरली इनकम की जरूरत नहीं है। और एक साल में 12 महीने होते तो 30 इयर्स में कितने महीने होते? 30 मल्टीप्लाइड बाय 12। पीएमटी आप 1,90,000 अगर ऐसे भी डालेंगे तो रिजल्ट ब्रैकेट में मिलेगा, अगर माइनस साइन उससे पहले डाल देंगे तो रिजल्ट जो है आपको ब्रैकेट में नहीं मिलेगा। यहाँ पे वो फ्यूचर वैल्यू, वो पूरा पैसा जो है 90 इयर्स तक एग्जॉस्ट करना चाहते तो आपने FV0 डाला। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेमेंट कब चाहिए। ऑब्वियसली पेमेंट जब हमने रिटायर किया तभी चाहिए, हमको एंड ऑफ द साल में नहीं चाहिए। तो तब तक हम क्या करेंगे? हमको पैसा तो इमीडिएटली चाहिए होगा, तो जो पेमेंट कॉर्पस चाहिए हमें वो बिगनिंग ऑफ द ईयर चाहिए। तो आई होप इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। तो मिनी जी पूछती है कि आपका RRR 0.93 क्यों है? वो है एक रीजन के लिए, वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहां तक डिड यू गेट 4.63 करोड़? एंड एम आई ऑडिबल? क्योंकि आई हैव केप्ट द वॉल्यूम आल्सो क्वाइट प्रॉपर। सो दो चीजें हैं, यहां तक समझ में आई है कि नहीं? एंड एम आई ऑडिबल? आई हैव केप्ट वॉल्यूम एट 76%, आई थिंक, विच इज ओके। ओके, ग्रेट। सो एक अच्छा क्वेश्चन था कि आपका RRR एक्सेल में 0.93 क्यों दिखा रहे हैं? उसका एक रीजन है। मान लीजिए कि श्योर कुलभूषण जी, आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग टू यू। सो मान लीजिए कि जो पोस्ट रिटायरमेंट रेट ऑफ रिटर्न सो फार हम ले रहे थे वो 10% का ले रहे थे। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, आई मीन 10% फॉर अ रिटायर्ड क्लाइंट को भी इक्विटी की जरूरत है। ऑब्वियसली मे बी इक्विटी से वो SWP इमीडिएटली ना करे, इक्विटी की इन्वेस्टमेंट जो भी ग्रो करेगी उससे वो SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान लेटर ऑन करे। लेकिन 10% हो सकता है कि थोड़ा अग्रेसिव रेट ऑफ रिटर्न अजम्पशन हो। तो अगर हम 10% ना लेके हम ये ले कि पोस्ट रिटायरमेंट रेट ऑफ रिटर्न इज 8%, तो जो रिटायरमेंट कॉर्पस की वैल्यू आएगी निकल के, विल इट बी लेसर देन 4.63 करोड़ विच इज ऑप्शन नंबर ए, और विल इट बी ग्रेटर देन 4.63 करोड़ विच इज ऑप्शन नंबर 2? क्या लगता है आपको? What if the post-retirement rate of return was 8%? Then corpus will be bigger or smaller? So Pramila ji कहती हैं maybe lesser, Manish ji कहते हैं B, Pooja ji कहती है bigger, higher. That's what Kalyani and Ruchi also says. Bhagyashri also says it's going to be bigger. So definitely 4.63 करोड़ से बड़ा ही होने वाला है। एक अच्छा सा क्वेश्चन आया था, आपके एक्सेल शीट में 0.93 क्यों दिख रहा था? वो 0.93 इसलिए दिख रहा था क्योंकि अभी हम जो रियल रिटर्न लेंगे वो की जो कैलकुलेशन करेंगे वो 10% पे नहीं होगी, वो 1.8%, वो 8% पे होगी। So 1.8% divided by 1.7% minus 1 into 100, जो आपको रियल रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा वो 0.93% का मिलेगा। सो अगेन आई विल शेयर माय एक्सेल शीट। सो लेट्स लुक एट 0.93% का भी कैलकुलेशन। हमने पोस्ट रिटायरमेंट 8% का लिया, तो 8% के हिसाब से रियल रेट ऑफ रिटर्न जो बनना चाहिए वो है 1 प्लस 8% डिवाइडेड बाय 1 प्लस 7%। और कभी भी किसी एक्सेल में कैलकुलेशन की कंफ्यूजन हो तो ब्रैकेट इज योर योर फ्रेंड, सब कुछ ब्रैकेट में डाल दिया, -1 किया, और इसको फिर हमने परसेंटेज साइन में कन्वर्ट कर दिया और हमने एक्सपैंड किया तो हमको 0.93% रियल रेट ऑफ रिटर्न मिल गया। सो अगेन वी विल गो टू FX, और नहीं तो मैं यहीं पे ही दिखा देती हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमें पीवी कैलकुलेट करना है, हमें रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेट करना है। तो ये भी एक वे ऑफ कैलकुलेशन दिखा देती हूँ, इफ पीपल हु आर वेरी गुड इन यूजिंग एक्सेल। और सेल में भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप किसी भी सेल को सिलेक्ट करके उसमें एक इक्वल साइन दबाइए
आपको क्या कैलकुलेट करना है? हमें रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेट करना है, और रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए हम प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला अपनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो हमने प्रेजेंट वैल्यू लिखा एंड देन वी ओपन अ ब्रैकेट विच इज शिफ्ट 9। रेट ऑफ रिटर्न हमारा क्या है? 2.8% नहीं है, हम 0.93% इसमें डालेंगे। तो हम लिखेंगे 0.93% डिवाइडेड बाय 12। टाइम फ्रेम अपना वही का वही है, हमने 90 इयर्स की एक्सपेक्टेशन लेके चली थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 इयर्स में रिटायर कर रहे, तो 90 माइनस 60 इज 30। तो आप 30 इंटू 12 लिख सकते हैं। और हर वैल्यू के बाद जो सेपरेटर होता है वो कॉमा होता है। तो कॉमा डाला तो पीएमटी हाईलाइट हो गया कि बताओ पीएमटी आपकी, इनको कितना मंथली इनकम चाहिए होगा। तो इनको जो मंथली इनकम चाहिए वो वही 1,90,000 चाहिए। तो हमने यहाँ पे 1,90,000 इनकॉर्पोरेट कर दिया। फिर फ्यूचर वैल्यू, वो पूरा अपना कॉर्पस को एग्जॉस्ट करना चाहते हैं, कोई रेसिडुअल वैल्यू नहीं है, तो हमने 0 डाला। टाइप जो है, हमें पैसा इमीडिएटली चाहिए, हमें बाद में नहीं चाहिए। जो कॉर्पस चाहिए हमें इमीडिएटली चाहिए, हमें बाद में नहीं चाहिए, तो हमने 1 डाला एंड वी प्रेस एन ओके। सो जो कॉर्पस निकल के आ रहा है, ये लाल कलर का इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे 1,90,000 से पहले माइनस साइन नहीं डाला था। अगर आपको लाल कलर पसंद नहीं हो तो आप उसके 1,90,000 से पहले एक माइनस साइन डाल सकते हैं। सो जो आंसर आपको मिल रहा है, इट इज बेसिकली 5 करोड़ का कॉर्पस है। सो इट इज 5.97 करोड़। लिटरली द कॉर्पस इज 6 करोड़ के आसपास। So you can convert it into rupee. So it is 5.97 crores. I think 10% का पोस्ट रिटायरमेंट का जो भी वो कॉर्पस को डाल, मतलब ये इनका टारगेट है, प्रोवाइडेड की पोस्ट रिटायरमेंट की जो इनकी इन्वेस्टमेंट है, इट शुड अर्न 10%, इट शुड अर्न 8% रिटर्न। 4.6 करोड़ का इनका रिटायरमेंट गोल होना चाहिए, प्रोवाइडेड की जो भी है कॉर्पस ये 4.63 करोड़ जो है वो ऐसे प्रोडक्ट्स में डालते हैं जो 10% का रेट ऑफ रिटर्न दे रही हो आफ्टर रिटायरमेंट। मेरे ख्याल से 10% बहुत ही अग्रेसिव है। इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है। आई थिंक 0.97, और आई वुड से कि 0.97 भी ना लेके आप 0.5 ले, वो मच बेटर रहेगी, क्योंकि जितना इसको कम करेंगे उतना बड़ा आपका रिटायरमेंट कॉर्पस आएगा। मेरे ख्याल से इस इन्वेस्टर को 6.35 करोड़ का टारगेट करना ही पड़ेगा। आई नीड 6.35 करोड़ जिससे 1.9 लाख का रेगुलर इनकम निकले। तो जितना भी आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न कम कम होते जाएगा, उसका मतलब है कि रिटर्न जो है वो इन्फ्लेशन से बहुत ज्यादा सुपीरियर नहीं है। तो जो रिटर्न और इन्फ्लेशन का जो गैप है वो बहुत ही नैरो है। जितना नैरो गैप रखेंगे उतना बड़ा आपको कॉर्पस मिलेगा। और मेरे ख्याल से बड़ा कॉर्पस इज बेटर बिकॉज वी विल नज द क्लाइंट टू सेव मोर and to take care of any uncertain event. So 0.5 real rate of return is far better according to me, but you are the best interpreter. It depends upon the kind of engagement and interaction and understanding you and your clients have. I hope till here we can understand. यहाँ पे भी I have shown how to calculate it. 0.93% divided by 12 is the rate. 30 multiplied by 12 is your n per 1,90,000 को प्लेन जेन लिखेंगे तो आपको ब्रैकेट में रिजल्ट मिलेगा, और जब आप माइनस साइन डाल देंगे तो आपको कोई ब्रैकेट नहीं मिलेगा। टाइप को 1 इनपुट करना प्लीज मत भूलिए। दिस इज टाइप 1 इज द गोल्डन की ऑफ कैलकुलेटिंग रिटायरमेंट कॉर्पस। सो यू आर गेटिंग एन आंसर विच इज 6 करोड़। Yeah, Pramila. So you reduce 0.93 to 0.5, ये 7.9 5.9 crores जो है वो 6 crores के आसपास आ जाएगी। I hope all of us have got 5.9 crores or around 6 crores as the answer. I hope we have got that answer. Did we get this answer? Okay. So what is the learning number 2? Lower the post retirement rate of return, higher is the retirement corpus required. I think post retirement rate of return जितना conservative आप लेके चलेंगे, आपका real rate of return उतना ही कम आएगा, which is in fact better.
ताकि you tell कि these are the different scenarios. 2.8%, 2.28% रियल रेट में 4.9 करोड़ का टारगेट है. 0.98 में आपको 6 करोड़ का बनाना है, बट 0.5 में 6.3 करोड़ का बनाना है. Bigger the goal you aspire for, the more you will save. It is only going to help you. ये नहीं कि आप बिल्कुल अपना एंजॉय ना करें लाइफ, लेकिन इससे क्या होगा कि इस गोल के लिए आप सुटेबल अमाउंट सेव कर रहे हैं. सो आई थिंक जितना इसको कंजर्वेटिव लेके चले, इट विल बी बेटर. ओके, नाउ ड्यूरिंग कैलकुलेट द पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट और लमसम रिक्वायर्ड. अभी आपका टारगेट मान लीजिए कि 4.6 करोड़ से, दैट इज योर रिटायरमेंट गोल. क्लाइंट इज 35 years of age. वो 20 around after 25 years when he reaches 60 he is going to retire. मान लीजिए कि वो जो भी फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका जो रेट ऑफ रिटर्न है इट इज 12%. So if the rate of return is 12%, what is the monthly SIP required? His current age is 35, retirement is at 60. इनका जो गोल है towards creating that 4.63 creating that retirement corpus is 4.63 crores. प्री रिटायरमेंट रेट ऑफ रिटर्न वो ऐसे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करने वाले हैं ऑन अ मंथली बेसिस, रेकरिंग बेसिस, रेगुलर बेसिस, जो 12% का रिटर्न देगा. सो what should be the monthly SIP amount? Ruchi, I will come back to your question for sure. Maybe in the end I will take it. It is exempt for sure. You should look at that. Your PPF. But you're at it but make the goal. But PPF also has a limit now, 1.5 lakhs per year. So 15 multiplied by 1.5 lakhs, up to a 20 lakhs, whatever he can invest. Baki he needs more. Where will he create the other retirement corpus? Rest all definitely has to be equities. So Promila कहती है कि the regular income that is required is 24,600. Yes, 25,000 rupees की SIP करने की जरूरत है. Yes, Ruchi, you've suggested ELSS, which is good. So let me again share my Excel sheet. So I hope you can see my Excel sheet here. Is it visible? Okay. So you have to calculate monthly SIP. So formula, insert function, search for PMT. प्रेस अ गो, पीएमटी हाईलाइट हो जाती है, एक विंडो खुल जाता है. रेट ऑफ रिटर्न इज 12%. एन पर क्या है, 35 इयर्स के है, 60 इयर्स में वो रिटायर होने वाले हैं, तो एन पर इज 25. पीवी यहाँ पे कोई लमसम इन्वेस्टमेंट डाल नहीं रहे हैं. फ्यूचर वैल्यू जो है उनकी इट इज 4 करोड़ 63 lakhs. वो पूरा नंबर हमें डालना पड़ेगा, तो जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल जस्ट पुट दैट नंबर. 4 crore 63 lakhs 48,481. सो ये हमने डाला. यहाँ पे टाइप वाइप जरूरी नहीं है, until and unless client specifies कि हमें beginning of the month में ही SIP करनी है. आप टाइप को blank छोड़ेंगे तो it takes it as default value of 0, which is end of the month की SIP. ये स्टिल इनकम्प्लीट है क्योंकि आप ईयरली SIP नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, आपको मंथली SIP कैलकुलेट करना है. तो 25 इयर्स में 12 ईच, हर साल में 12 महीने होते हैं, तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 12, 300 मंथ्स की ये SIP आपको करनी है. जब आप केवल 12% डालते हैं तो जो आंसर मिलेगा आपको वो ये अज्यूम करेगा कि हर इंस्टॉलमेंट जो है वो 12% कंपाउंडिंग दिखा रहा है. हर 12% मंथली कंपाउंडिंग दिखा रहा है, लेकिन हर इंस्टॉलमेंट 12% ईयरली कंपाउंडिंग दिखा रहा है. तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो जो हर इंस्टॉलमेंट कंपाउंडिंग दिखाएगा, it will be showing a yearly compounding which is 12% divided by 12, which is 1%. For each installment it will be a compounding which will be showing yearly compounding.
सो आप 12% डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, 25 मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे, तो जो आंसर निकल के आ रहा है वो है -24,668 का. सो आई होप यू हैव गॉट द आंसर -24,668. नाउ यहाँ पे देखिए कि जो 24,668 आया, क्योंकि हमने 12% का रेट ऑफ रिटर्न लिया. मान लीजिए कि आपका क्लाइंट बहुत ही कंजर्वेटिव है, वो कहता है नहीं नहीं मुझे इक्विटी फंड्स नहीं चाहिए, मुझे चाहिए डेट फंड्स चाहिए, या प्रिडोमिनेटली डेट फंड्स चाहिए, थोड़ी बहुत इक्विटी उसमें हो जाए तो ठीक है. मान लीजिए कि रेट ऑफ रिटर्न 12 से 9% हो जाती है. सो जो मंथली एसआईपी की जरूरत होती है वो देखिए वो लिटरली डबल हो जाती है. सो हमको इन्वेस्टर को कहना पड़ेगा कि अगर आपको 4-5 करोड़ का कॉर्पस चाहिए तो बेटर है आप इक्विटी में करिए, बिकॉज यू हैव द 25 इयर्स टाइम फ्रेम. फिर भी अगर आपका रिस्क एपिटाइट या कुछ मेंटल ब्लॉक आपको प्रिवेंट कर रहा है फ्रॉम इन्वेस्टिंग सो मच, फ्रॉम इन्वेस्टिंग इनटू इक्विटी, so please be also cognizant of the fact that your monthly contribution has to move from 24,000 to 45,000, 41,000, because 24,000 monthly contribution at 8% will not lead to 4.68 crores ka, 4.63 crores ka retirement corpus. So lower the rate of return, higher is the monthly contribution required. So again, to achieve the goal of creating literally a 5 crore corpus, and that do if SIP has to be done into an equity fund that gives 12% return, then the monthly contribution required is 24,668. However, I would say that even if an investor says कि हमें monthly SIP equity में ही करनी है, मेरे ख्याल से equity का number आप 12% ना लेके अगर आप 10% ले तो बेटर है, क्योंकि पास्ट में तो काफी इक्विटी फंड्स ने अच्छे परफॉर्मेंस दिए, बट पास्ट में नॉट बी रेलेवेंट इन द फ्यूचर. हो सकता है कि इन्वेस्टर जो है बिफोर एक बड़ा सा क्राइसिस में इन्वेस्ट कर रहा हो तो उनका जो एग्रीगेट रिटर्न है वो 9-10% बना हो, तो आई थिंक इट्स बेटर टू टेक अ 10% रेट ऑफ रिटर्न काइंड ऑफ एन एग्जाम, काइंड ऑफ assumption. एंड तो मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन जो जरूरत होगी इट विल बी समवेयर अराउंड 35,000 rupees. So these are the permutation combination. We may not remember, the formulas and how to use it. But ये जो permutation combination करके आप client को hand holding and guidance दे सकते हैं, that is what I want to emphasize more. So I hope at least you have got 25,000 or 24,668 का example. So there is a good question that has come in, ki what provision should be done in case of unit holder that dies in between. So I think you should look at SIP plus insurance cover if it is possible, or there should be some sort of a term cover that is taken care of, because that investor is died. Having said that, that term cover is meant for his family members. देन फैमिली मेंबर्स का भी यू हैव टू सी ना कि वो उनके एज और उनके रिटायरमेंट एज के ऊपर के ऊपर निर्भर करता है. So okay, so you have mentioned कि it is for both person, husband and wife. So a retirement with a insurance cover अगर ऐसा मिल जाता है तो better है, नहीं तो you have to separately buy a term cover for that. That is the only way to ensure कि it continues. Yes, I agree with Vijay ji. कहते हैं estate planning is equally important. I think great points, Bhavin ji and Vijay ji. I do agree with you. Okay, so I hope we all have got 25,000 का answer. If एक question है कि if the goal is to accumulate retirement corpus of around 4.63 crores in 25 years, what is the lump sum amount required to achieve this goal? अभी हमने एसआईपी की कैलकुलेशन देखी. अगर इसी गोल को एसआईपी नहीं करना हो लेकिन लमसम के द्वारा प्राप्त करना हो तो व्हाट इज दैट लमसम अमाउंट रिक्वायर्ड? Is it 27 lakhs? Is it 10 lakhs? Is it 50 lakhs? What is that number? So please use the chat box and give your answer.
So Anand, Pooja, Ruchi, all of you are saying 27 lakhs, and 27 lakhs it is. So obviously, what are you going to calculate here? Your goal is 4.63 crores. What is the lump sum amount required to get 4.63 crores after 25 years, provided that your investment earns a 12% CAGR? So we have to calculate, what is the lump sum amount required now. So now means present value. आज के तारीख में कितना invest करें ताकि वो 4.63 crores हो जाए. तो 27 lakhs अगर आप invest करेंगे तो 25 साल में at 12% return, it is going to become 4.63 or literally around 5 crores. So let me share my screen once again. So I hope my screen is visible. So it's a very simple calculation. You have to calculate present value. So formulas, insert function, we search for PV. Press a go, PV gets highlighted, press OK. Rate of return is 12%. NPER is 25. PMT is 0. Future value है 4 crore 63 lakhs. 4 crore 63 lakhs. We'll just go up a bit to understand what is that amount. 4 crore 63 lakhs 48,481. 48,481. यहाँ पे type आप blank छोड़िए तो it will consider कि type is 0. मतलब it is not looking at the timing of the payment. So the answer that you are getting is 27 lakhs के आसपास. Again, I would like to highlight something here. Key, what if the rate of return is not 12%? It comes to say 10%. So 8% कम कर दीजिए. It is far better. Then the investor has to invest 42 lakhs. What if the investor says कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो I can give you, मेरे पास इतना 42 lakhs नहीं है. I can give you 20 lakhs, but I want not a 12% return, but a 10% return. So you again have to calculate PMT. तो PMT के लिए again select function, search for PMT, press a go. It gets highlighted, a window opens. He says कि I don't want 12% return, I don't know. आप भी conservative होके 10% का ही calculation करते हैं. टाइम फ्रेम वही का वही रहता है. वो कहता है कि मेरे पास 42 lakhs नहीं है, मेरे पास 20 लाख का ही पैसा है जो I can put lump sum. टारगेट वही है, which is 4 crore 63 lakhs का कॉर्पस बनाना है. तो हम एफई में डालते हैं 4 crore 63 lakhs 48,481 की वैल्यू. What is the monthly SIP I have to do? So this is a lump sum and a SIP का combination. क्योंकि SIP आप कैलकुलेट कर रहे हो, आप मंथली SIP कैलकुलेट कर रहे हो, तो you have to convert NPER into months, which is 25 into 12, that is 300 months, and rate, which is 10% divided by 12. So in that case, at a 10% rate of return, 20 lakhs of lump sum investment, target is 4.63 crore ka corpus. He needs to do a 53,000 rupees SIP per month. So I think, for calculation purpose, I've taken 12% return. I would suggest that still be a little bit conservative. Take in the range of 10 to 12%, 8% kam kar dijiye. And you can calculate what is the SIP required and considering the lump sum. So यहाँ पे हमने देखा कि only lump sum के हिसाब से, if the rate was 12%, time frame was 25 years, target was 4.63 crores, only pure lump sum, no lump sum plus SIP, 27 lakhs की जरूरत है. इस 12 को हमने 10 कर दिया तो 27 lakhs जो है वो 40 lakhs के आसपास आ गया. So what is the key learning? What is the steps to calculate a retirement corpus? Is that first current expense को इन्फ्लेशन एडजस्ट करना है. यू हैव टू फाइंड आउट कि अगर आज के तारीख में इतना करंट एक्सपेंस है तो रिटायरमेंट के बाद उस करंट एक्सपेंस का इन्फ्लेशन अवतार क्या होने वाला है. उसके लिए एफई फंक्शन विल कम टू योर रेस्क्यू. उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि जो भी कॉर्पस बनेगा वो कौन से प्रोडक्ट्स में जाएगा, उसका पोस्ट रिटायरमेंट रेट ऑफ रिटर्न क्या होना चाहिए. वो पोस्ट रिटायरमेंट रेट ऑफ रिटर्न को थोड़ा कंजर्वेटिव लेंगे तो बेटर होगा, बिकॉज क्योंकि रेट्स कीप ऑन चेंजिंग. हम अज्यूम ये नहीं कर सकते कि वो जब रिटायर हो तब रेट 10% ही रहे, वो 5-6% का भी हो सकता है.
But what you have to do is you should not take plain Jane rate into consideration. You should take again the inflation adjusted avatar into consideration, which is called the real rate of return. Real rate of return should be less than 1%. वो लेंगे तो आपको एक मतलब एक realistic corpus का calculation का output मिलेगा. रिटायरमेंट कॉर्पस की कैलकुलेशन के लिए प्रेजेंट वैल्यू आप यूज करते हैं विद टाइप 1. then you get the corpus. Now the tarika is either SIP or lump sum and SIP. मेरे ख्याल से अगर client is very very conservative and कहता है no equity, then you have to tell कि no equity अगर आपका stance है तो आपका monthly contribution towards whatever is no equity should go up. So some equity is required. If it is not required, your monthly contribution is going to go up. ऐसा भी हो सकता है कि इन्वेस्टर कहे कि आई कैन नॉट गिव यू 25,000 रुपीज पर मंथ, बट आई कैन गिव यू अ लंप सम अमाउंट बिकॉज आई गेट माय बोनस ऑन अ ईयरली बेसिस. सो इंस्टेड ऑफ गिविंग यू 25,000 रुपीज पर मंथ, आई कैन गिव यू 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 2 lakh 3 lakh every year because that's the kind of bonus I earn. अगर एक इन्वेस्टर आपको ये कहता है कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू मंथली एसआईपी to reach my retirement goal, which I agree is what I should plan for, but I will give you the yearly version of my monthly contribution. Do you think it will have an impact on retirement corpus? Do you think that the corpus जो बनेगा वो बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा या same रहेगा? What are your thoughts? So Pooja ji कहती है corpus will decrease. I want some more responses. Thank you so much, Pooja. It will increase. Somananda ji कहते हैं okay, it will decrease. Okay, Ruchi Goyal ji कहती है it will decrease. Interesting. So do you see the corpus actually decreases? So sharing my screen once again, imagine that an investor is saying ki I cannot give you every month 24-25,000 rupees. I'll give you whatever multiplied by 12, 3 lakhs jo bonus amount hai, I'm going to give it towards retirement planning every year next 25 years. But can you see the corpus is not 4.63 crores. It is just 3.9 crores. 70 lakhs ka shortfall hua hai. So when it comes to the power of compounding to work, the power of compounding helps on couple of areas. The sooner you start, the more time frame you give, the more frequency in which you invest, all this helps in wealth creation journey. So again, we use PV. I'll show you, to calculate PV. We write PV here, press a go and open the window. And what we said is that the rate of return is 12%, time frame is 25 years. Investor is saying that I'm going to give you 2,96,000 rupees now, as a lump sum amount every year. 3 lakhs every year I'm going to give you. You're going to calculate, I'm so sorry, FV you're going to calculate. So because we wanted to check that what will be the retirement corpus that will be formed. So we write FV, press OK. Plug in the rate as 12%, time frame as 25 years, considering he's 35, is going to retire at 60. Place the PMT as 0, PMT, sorry, as 2. Just 1 second. Just froze a bit. PMT as 2,96,028, 2,96,028, 028. Present value is nothing. So every year is investing 2,93,000 for 25 years and the rate of return is 25,000. You can see that the corpus that forms, and PMT se pehle, because he's investing every year, you may want to put a minus sign. The answer that you get is 3 crore 94 lakhs. So 3.94 crores. So 3.94 crores and 4.63 crores, that is definitely a big 60-70 lakhs ka, shortfall. So one learning that comes is that, again, I'll show it here, shortfall of 69 lakhs, 12% is the rate. Search for FV, NPER is 25.
You can write it as 24,669 multiplied by 12, or that the value itself, you can write it as 2,96,028 with a minus sign. PV0, type leave it blank or put it 0, whichever way, you get an answer which is 3.94 crores, and there is a shortfall of 69 lakhs. So the inference that we can make is monthly contribution achieves better compounding and it helps create better retirement corpus. So I hope you all of us got 3.94 crores, and the learning is monthly compounding is better. So even if Ruchi made a very interesting comment ki what if he has to give the amount beginning of the year. So even if he has to give the amount beginning of the year, I just make PV0 and place it as type 1. So what if he's giving 2,96,000 recurring money on a yearly basis, but every year still I get 4.42 crores. But 4.42 crores versus 4.63 crores, there is still a 20 lakhs shortfall. There is still a 20 lakhs shortfall. So which is the one, Mr. Somananda, the previous slide for learning? Show again, please. Is this the slide you were talking about? Okay. Is this the slide? Yeah. 2 lakhs 96. So Ruchi, to answer your question, there is still a 20 lakhs shortfall. Who would want to miss that? So Somananda ji, I will show it to you once I end the program. You tell me exactly which one, which function. I will exactly go to that slide. Okay. Let me ask one more question. The client says, "Abhi to main jawan hu. Let me delay. बाद में देखेंगे. 45 years के बाद, I will, I will definitely. I have that 4 crores corpus and my 5 crore retirement corpus in my mind. At 45, I will start." So he delays it by literally 10 years. So do you think that to get that target of 4.63 crores, will his monthly contribution increase, decrease, remain the same? So Pooja says increase drastically. Kemi says increase drastically. Somnanda ji says it increases. Of course, it increases drastically. I think it's a great response that has come in. And just pictorially, pictorially, let's look at using the, the good old Excel once again. That let me calculate here itself. So I'm just showing different ways of calculating. This time I'll use the cell and show the calculation. Equal to PMT, open a bracket. The rate of return is 12% divided by 12. Time frame is ki 45 years. Matlab 35 ke hai 45. So the time remaining to retirement is 60 minus 45. It is only 15 years. 15 into 12. Uh, uh, PV is 0 and retirement corpus is 4 crore 63 lakhs 81,481. We put all of that value and you can see that what was, if he would have not delayed and started immediately, 25,000 rupees SIP per month would have done the honors, would have been sufficient. But now it has just gone up by 4.5 times. So while he was enjoying his youthfulness, but now the kind of outflow that he needs in terms of contributing towards reaching that retirement corpus, that monthly contribution amount has gone up by 4-5 times. So it's become 93,000 rupees the SIP he needs to do to reach the goal of creating a corpus of 4.63 crores or around 5 crores. So again on the slide also I'm showing it. How did we get it? 12% divided by 12. Time period is no longer 25. It has become 15. 15 multiplied by 12. Destination is your 4.63 crores और उस destination को हासिल करने के लिए 25,000 का SIP नहीं चलेगा. He has to do 93,000 rupees का SIP. It's literally gone by 4 times. So there is a
cost, there is a consequence. I hope we have got this answer. Please let me know, because that will give me an indication to proceed to the next content. Have you all got it? Okay. So there is a consequence. That means your contribution substantially goes up, which may not be feasible at that point in time for the investor. And if he's not able to at that point in time give such kind of a massive SIP amount, then obviously the corpus will have an impact. The corpus is going to be smaller. So accumulation phase key learnings. We cannot think that we cannot have abhi to main jawan hu kind of an attitude. This has to be prioritized, because we saw several reasons that we are not going to get government support or children's support. There are expenses which are not going to vanish and evaporate. There will be a perennial inflation added to that. Medical expenses are going to take center stage. Black swan events is going to happen in the country within our lives. So for a better preparedness, this goal cannot be given a stepmotherly treatment when we are youthful. This has to be prioritized. Secondly is that if it has to be prioritized, your assumptions has to be realistic, be it the inflation assumptions, your rate of return assumptions, etc. If we start late, we have to increase SIP contribution, या रिटायरमेंट कॉर्पस पे इम्पैक्ट पड़ेगा. और अगर करना भी है रेगुलर इन्वेस्टिंग, तो ईयरली बोनस से काम नहीं चलने वाला है. मंथली कंट्रीब्यूशन विल बी बेटर. हैविंग सेड दैट, अगर एक इन्वेस्टर कहता है कि मेरे पास अभी क्षमता नहीं है टू डू 25,000 रुपीज मंथली SIP, मैं 12,500 रुपए के की SIP से शुरू कर सकता हूं. लेकिन आई विल तो आप इसको क्या सजेशन देंगे, तो आप इनको क्या सोल्यूशन प्रदान करेंगे, जो अगर एक इन्वेस्टर कहता है कि आई एम कन्विंस कि मुझे 5 करोड़ रिटायरमेंट कॉर्पस की जरूरत है, लेकिन अभी मेरे पास उतना कंट्रीब्यूट करने की क्षमता नहीं है, आई कैनॉट गिव 25,000 रुपीज पर मंथ की SIP, 12,000 से मैं शुरू कर सकता हूं, तो आप इनको क्या सोल्यूशन देंगे? तुषार जी कहते कैन यू कैलकुलेट इन एंड्रॉइड मोबाइल? आई थिंक आई कैन, यू कैन. तो एंड्रॉइड में टाइम वैल्यू कैलकुलेटर्स है, या तो आप एडवाइजर खोज के वेबसाइट में जा सकते हैं, उनका भी एक रिटायरमेंट कैलकुलेटर है, तो यू कैन डू इट. सो प्रोमिला, रुचि, मनीष जी कहते हैं वी कैन स्टेप इट अप. एब्सोल्युटली राइट. तो स्टेप इट अप को का जो टेक्निकल नाम है स्टेप अप SIP का, उसका टेक्निकल नाम इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ ग्रोइंग एन्युइटीज, इस नाम से जाना जाता है. तो उसका जो फॉर्मूला है, द फॉर्मूला इज payment multiplied by 1 plus r to the power n minus 1 plus g to the power n divided by r minus g. R का मतलब है इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ रिटर्न, G का मतलब है कि आप इस कंट्रीब्यूशन को किस मात्रा में, किस परसेंटेज में बढ़ाते हैं, N है कि कितने व्हाट इज योर टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टिंग, एंड डिनोमिनेटर में आप R माइनस G करते हैं. P का मतलब है फर्स्ट पेमेंट, और फर्स्ट पेमेंट का मतलब ये नहीं है कि 12,500, इट मींस 12,500 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो एनुअल वर्जन ऑफ द पेमेंट. तो यहाँ पे पेमेंट है 12,500 मल्टीप्लाइड बाय 12 विच इज 1,50,000. रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, ग्रोथ रेट इज 10%, टाइम पीरियड इज 25%. मतलब फर्स्ट साल की जो SIP 12 महीने के लिए चलेगी वो 12,500 की चलेगी. सेकेंड ईयर में जो SIP चलेगी वो 10% इंक्रीमेंटल ऑन 12,500 की, विच इज 13,750. Third year, it will be increased by another 10%. It will become 15,125 per month. So we have to tell client कि yeah, this is how it is going to look like. तो आप हमें ये नहीं कहेंगे कि अरे 15,000 रुपए तो बहुत ज्यादा पैसा है, वो तो 3,000 रुपए ज्यादा है. इतना तो आपको 10% कंट्रीब्यूट करना ही होगा. अगर आप नहीं करेंगे तो फिर वो कॉर्पस पे इम्पैक्ट पड़ेगा. जब आप ये फॉर्मूला लगा देते हैं, तो यू गेट द आंसर विच इज 1 लाख का फिर भी शॉर्टफॉल होता है, बट स्टेप अप SIP विल टू सम एक्सटेंट टेक केयर. लेकिन ये देखिए 10% एवरी ईयर SIP को इंक्रीज करना, बहुत से लोग कहते हैं अरे मेरा SIP कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़ गया है, जो 3 साल पहले था वो बढ़ना ही चाहिए. ये भी हमको उनको सतर्क करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं तो दे हैव टू सेटल फॉर अ लोअर रिटायरमेंट कॉर्पस.
So इसकी calculation, if you want, I can show it on how to calculate it, मतलब using an Excel sheet. इसका कोई बना बनाया formula नहीं आता है, you have to calculate it as such. तो यहाँ पे ऐसे आप step 1 कर सकते हैं, which is 12,500 multiplied by 12, तो आपको P मिल जाएगा. Step 2 है, which is you have to calculate the numerator. तो numerator is your, यहाँ पे मैंने लिखा है 1 प्लस आर टू द पावर एन माइनस 1 प्लस जी टू द पावर एन. तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 12% टू द पावर आई थिंक 25 था, राइट? वाज इट 25 माइनस 1 plus 10%, which is the increase in SIP to the power 25. When in doubt, as I've always said, brackets will come to your rescue. Please put in a lot of brackets. It will always help you out. इसको भी आप ब्रैकेट में डाल दीजिए हर चीज को, so it is your best friend. You get 6.165. फिर 6.165 मिला. so उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो नंबर है 6.165, you divided by 12% minus 10%. so ऐसे कर सकते हैं 6.165 divided by ब्रैकेट खोल के 12% minus 10% आपने लिखा, या तो आपको मिला 3.25. तो 3.25 आई वुड सजेस्ट कि अगर आप एक कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं तो इसको आप इस सेल को प्रीवियस सेल से लिंक कर देंगे तो इट विल बी मच बेटर. फिर you want to know कि what is the step 4. step 4 is 308 को 1,50,000 से मल्टीप्लाई करना है, तो 308.3, which is cell what D59 in my case, multiplied by 1,50,000 आप करेंगे तो आपको 4.62 करोड़ का कॉर्पस मिल जाएगा. So again depends कि if your growth rate is not 10%, it is 5% की SIP every year increase कर रहे हैं. सो 5% की अगर SIP एवरी ईयर इंक्रीज करे तो 13.16% आ रहा है. यहाँ भी हमको इसको 5% करना होगा, और जब हम इसको 5% कर लेते हैं तो आप देखते हैं कि सिर्फ 5% इंक्रीज इन SIP, जो कॉर्पस बनेगा वो 3 करोड़ का बनेगा. अगर 10% इंक्रीज इन SIP करेंगे, जो कॉर्पस बनेगा वो 4.62 करोड़ का बनेगा. सो वेरियस परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस करके आप इन्वेस्टर को बता सकते हैं कि आपकी SIP की जो अमाउंट है वो 2-3 हजार रुपए बढ़ने वाली है या उससे भी ज्यादा बढ़ने वाली है. You should be prepared for it, because if you are going to compromise on that, तो फिर retirement corpus पे उसकी impact आएगी. So factors that impact the size of the corpus, just to reiterate, start early as much as possible. Your inflation rate of return, be it an accumulation phase or post-retirement phase, your frequency of payment, SIP, monthly, yearly, risk appetite. If client says नहीं, I just want only PPF, कुछ नहीं चाहिए, इक्विटी नहीं चाहिए, तो मंथली कंट्रीब्यूशन को उन्हें बढ़ाना पड़ेगा. ये सभी फैक्टर्स रिटायरमेंट कॉर्पस को इन्फ्लुएंस करते हैं. सो मान लीजिए कि आपने एक बहुत अच्छा सा कॉर्पस बनाया, बहुत ही प्रैक्टिकल कॉर्पस बनाया, फिर भी और अच्छे प्रोडक्ट्स भी आपने सजेस्ट किए, फिर भी हो सकता है एक ऐसी संभावना आ सकती है कि फिर भी वो कॉर्पस जो है वो अचीव ना करे. तो आप क्या क्या कर सकते हैं सो दैट योर इन्वेस्टर अवॉइड्स हैविंग एन अंडर फंडेड कॉर्पस. सब कुछ प्लानिंग करके भी, अच्छे इन्वेस्टमेंट्स देके भी कॉर्पस जो है वो कम हो सकता है. तो कम, ये एक संभावना है. उसकी रीजंस जो है वो मार्केट फ्लक्चुएशंस हो सकती है, प्रोडक्ट अंडर परफॉर्मेंस हो सकता है, क्लाइंट ने जॉब चेंज किए तो वो रेगुलरली कमिट नहीं कर पा रहा है. ऑल दीज फैक्टर कैन लीड टू इनएडिक्वेट कॉर्पस. तो इस इनएडिक्वेट कॉर्पस को अवॉइड करने के लिए आप क्या क्या सुझाव अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं? So Promila ji कहती है delay the target retirement age, which is a very good response. I'll put all of those response on the chat box.
reduce the expense, which is what more exposure to equity. Ruchi says good points. I think Rashmi and Ruchi has given very good points for this particular question. I agree. These are all practical solutions. So one thing is that continuously rebalance. If you have given some 50% of the SIP in equity, 50% of the SIP in debt, keep on calculating what is the value and what is the split between equity and debt. The moment equity and debt का split जो है वो आपके original asset allocation weighted से चला जाता है, deviate हो जाता है, you have to take action to get it back to the original asset allocation ताकि वो split बनाए रखे. उससे क्या होगा, अनसर्टन मार्केट इवेंट्स जो है वो रिटायरमेंट कॉर्पस जर्नी या वेल्थ क्रिएशन में कम इम्पैक्ट करेगी. वेरी इंपॉर्टेंट टू रिव्यू एंड इट इज इंपॉर्टेंट कि क्लोजर टू द गोल, जब क्लाइंट इज ओनली 2 years इनटू द रिटायरमेंट, एक्विटी का एक्सपोजर वो कम करे. अगर वो कम करेंगे, हो सकता है कि 2 साल के बाद इक्विटी मार्केट्स और रैली कर जाए तो एक्स्ट्रा अप्रिसिएशन का वो एक अपॉर्चुनिटी लूज करते हैं. लेकिन अगर इक्विटी मार्केट्स 30-40% गिर जाती है तो क्योंकि आपने एक्सपोजर इक्विटी में कम किया तो यू शील्डेड द क्लाइंट्स पोर्टफोलियो फ्रॉम सच काइंड ऑफ शार्प स्विंग्स. सो रेगुलर रीबैलेंसिंग और पीरियोडिक रिव्यू करना चाहिए. फर्दर जब वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और लमसम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लमसम जब इन्वेस्ट करते हैं मेरे ख्याल से एसटीपी के द्वारा करना बेटर है. पैसा पहले लिक्विड में फंड में डालिए या ओवरनाइट फंड में डालिए, वहां से या अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में डाल के वहां से एसटीपी इनटू अग्रेसिव हाइब्रिड फंड और एन इक्विटी फंड और अ मॉडरेट हाइब्रिड फंड विल बी अ मच बेटर टेक्निक. सो रिव्यूइंग एंड रीबैलेंसिंग जरूर करिए. हो सकता है कि जो आपके अंडरलाइंग फंड्स है वो किसी और फंड के साथ मर्ज हो गए हो, उनका जो परफॉर्मेंस है वो खराब हो गया हो, क्योंकि आप 25 इयर्स के लिए एक रेगुलर एसआईपी सजेस्ट करते हैं और हो सकता है कि फंड के फंड मैनेजर्स चेंज हो गए हो. तो रेगुलरली उस फंड की रोलिंग रिटर्न्स चेक करना इंपॉर्टेंट है. उस फंड का कितना ज्यादा रिस्क है, उस फंड की एट्रीब्यूट चेंज हुई है कि नहीं. पहले उसकी एट्रीब्यूट थी कि रिस्कोमीटर में वो लेस रिस्क का था, अभी उसकी एट्रीब्यूट अगर चेंज हो गई है तो वो हाई रिस्क की हो गई है और ये जो है ज्यादा ओवरऑल पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी को बढ़ा रही है. तो ऑलवेज लुक एट रोलिंग रिटर्न, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेदर द फंड्स एट्रीब्यूट हैज चेंज्ड, ये भी मॉनिटरिंग एस्पेक्ट में जरूरी है. और अगर क्लाइंट ब्रेक कर रहा है अपनी डिसिप्लिन पैटर्न, वो सही ढंग से इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो इट्स बेटर टू पोस्टपोन रिटायरमेंट और टेक अप एन एडिशनल जॉब या डाउनसाइज हिज एक्सपेंसेस. ये सारी चीजों के बारे में आपको बताना भी बहुत जरूरी है कि आप अगर उसे डिले करेंगे तो वो रिटायरमेंट कॉर्पस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा. और एक ह्यूमन नेचर होता है कि घर खरीदने के लिए लोग अपना पीपीएफ का जो अमाउंट है, पीएफ का जो अमाउंट है, ईपीएफ का जो अमाउंट है, उसको ब्रेक करके उसको ब्रेक करके घर का डाउन पेमेंट देते हैं या नौकरी चेंज करते हैं तो पीएफ अमाउंट को विड्रॉ कर देते हैं. तो पीएफ को बिल्कुल ही टच नहीं करना है, उसको वैसे का ही वैसे रखना है. अगर आप पीएफ से विड्रॉ भी कर रहे हैं तो उसको इन्वेस्ट करिए, ना कि उसे स्पेंड करिए. और कोविड ने एक बहुत अच्छी हमको सीख दी है. जब कोविड इनिशियली आई थी कि कौन सी हमारी नीड्स है, कौन सी हमारी वांट्स है. कुछ कुछ वांट्स है लोगों में, उसको फुलफिल करना चाहिए, लेकिन फालतू में इधर उधर जाके कैफे कॉफी डे और स्टारबक्स में कॉफी पीना, बहुत ज्यादा ब्लाइंडली इंपल्सिवली परचेज करना, उन सारी अर्जेस को हमें कंट्रोल करके रखनी चाहिए. थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस लाइफ में जरूरी है, लेकिन एक डिसिप्लिन वे ही आपको वेल्थ क्रिएट कर सकता है. सो एक क्वेश्चन आया है, एक्सेल कैलकुलेटर के अलावा हम क्या आपके कैलकुलेटर्स यूज कर सकते हैं. आप हमारे कैलकुलेटर जरूर यूज कर सकते हैं, लेकिन अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी कि क्या है उसकी वर्किंग्स, क्या है उसकी मेथोडोलॉजी. टेक्नोलॉजी मतलब मेथोडोलॉजी. और अगर वो मेथोडोलॉजी सही है तो आप उसको यूज कर सकते हैं. मेरे ख्याल से नथिंग लाइक एक्सेल, बट जो भी कैलकुलेटर आप यूज करें, ना केवल हमारी वेबसाइट की या किसी और वेबसाइट की, प्लीज अंडरस्टैंड कि आर यू अंडरस्टैंडिंग इट, is it gelling well with you, are you connecting with it. अगर ये आप you are able to gel well, you are able to understand it, can you utilize it over and over again. it should come naturally. कुछ कुछ एप्स हम नेचुरली खोल देते हैं क्योंकि ये हम हमारी हमको अपील करती है. तो
you have to figure out what is the ये आपके ऊपर निर्भर करता है. मैंने जितने apps देखे, calculators देखे, मुझे उतने मुझे I go back to the good old Excel way of only calculating. That is my style, but you might have your style. Look at the methodology and whether it is convenient for you to use or not. Last point before we end, what are the various solutions and products available? Well, a lot. Not only from the realm of mutual funds, which is like equity, ELSS, debt and hybrid funds, etc. Ruchi made a point on PPF. You have NSE, you have NPS, you have RBI bonds, you have employees have that employee provident fund जो उनका mandatory statutory deductions होते हैं, etc. ये एक employer भी contribute करता है और employee की salary से भी निकलता है और ये ये काफी अच्छा एक कॉर्पस क्रिएट होता है. इसको भी आप ध्यान में रखिए कि ये सब मैंडेटरी डिडक्शन से भी एक किटी बन रही है. उस किटी को डिस्टर्ब मत करिए, लेकिन उसका करंट रेट ऑफ रिटर्न इज 8.1%. हैविंग सेड दैट, ईपीएफ में बजट में अनाउंसमेंट हुआ था कि जो इंटरेस्ट अप टू 2.5 लाख पर एनम टैक्स एग्जेम्प्ट है, लेकिन बियॉन्ड 2.5 लाख पर एनम में टैक्स लगेगा. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की सैलरी 30 lakhs की है और वो 3.6 lakhs कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो अप टू 1.1 लाख तक जो इंटरेस्ट होगा वो टैक्सेबल होगा. 2.5 लाख इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन उसके बाद जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल हो जाएगा. तो ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है. And I would like to ask you, in these products, which are the products that gives you Section 80C benefit? Between PPF, NSE, tax saving FD, debt hybrid funds, ELSS, equity funds. So it's a very basic question. But which are the ones, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, but a quick knowledge check, which are the ones which give you that benefit? So, Mr. Kumaraswamy ji, you can visit Advisor Coach, you can visit freefincal.com. You will get a retirement calculator there. So, Pooja ji कहती है ELSS, PPF. Yes, ELSS, PPF. Anything else? ELSS, PPF, tax saving, FD. Absolutely right. All these are ATC wale benefits. Which of these investment avenue may interest is fully taxable? It is taxable as per your tax slab. Second question is, in which of these interest is taxable as per, it's fully taxable? Yes, Kumaraswamy ji, you can use retirement ELSS for retirement plan. So, taxable is what? So, RBI bonds में आपको ATC नहीं मिलेगा. So, taxable NSE interest is fully taxable. Tax saving FD interest is fully taxable. RBI bonds, it is fully taxable. EPF में beyond 2.5 lakhs, it is interest, it is fully taxable. So you have to see all of that, the impact of tax also. Jabki you get at least indexation benefit in equity hybrid debt, ELSS में up to 1 lakh there is no gain, there is no tax, but beyond 1 lakh there is a full 10% tax. उसको भी आप देखिए. But हालांकि equity helps giving you inflation beating returns, but there is a 10% tax even on equity. And if you look at interest, if you look at your NPS, 60% corpus में कोई tax नहीं है, लेकिन 40% corpus is getting into, has to be compulsorily put into annuity. Currently जितने भी insurance providers है जो annuity plans देते हैं, उनका rate of return is in the range of 5 to 7%. लेकिन 20-30 साल के बाद जब आपका investor retire हो रहा है, जरूरी नहीं है कि आपका annuity rate 5 to 7% रहे. वो कम हो सकता है, वो ज्यादा हो सकता है. We don't know. So ये भी चीजें देखना कि tax efficiency भी देखना बहुत important है. Tell me which are the products which have either a premature penalty or which have some lock-in period. So longer lock-in period, and if you are breaking before that, there is a premature penalty. कौन से ऐसे products है जिसमें longer lock-in period है and premature penalty है?
So tax saving आ गया. Insurance तो इसमें है ही नहीं. We have not given the insurance option. Even PPF में 15-year tenure है, up to 1.5 lakh का investment है, तो beyond that क्या है? आप मतलब are you getting that rate of return? What exactly it is, we don't know. So what am I trying to say is that all these options are good. EPF, though, people are any which ways investing, especially your salaried employees. Apart from that, if investor wants to look at PPF, tell him that there is a limit of 1.5 lakhs per year. Apart from that, I think NSE and all, जब आपको पूरा taxation हो रहा है उस पे, या RBI bonds में भी fully taxable है. NPS looks interesting, but 40% कोई annuity में जाएगा, और annuity, though there are different varieties of annuity, return of capital and all, but आपका capital जो है वो पूरा एक locked हो जाता है, capital आपसे दूर चला जाता है, वो rate सही है कि नहीं, और annuity का भी जो income होता है वो fully taxable होता है. तो ये सारी चीजें देखनी चाहिए कि आप सेव तो कर रहे हैं, लेकिन वो वेल्थ इनफ क्रिएट कर रहा है कि नहीं. मेरे ख्याल से की एस्पेक्ट्स टू टेक इन माइंड इज लुक एट इन्वेस्टमेंट लिमिट, टैक्स एफिशिएंसी, टैक्स बेनिफिट्स, post tax return, simple return versus compounded return, flexibility, all of that, and then decide ki what is the healthy real rate of return you are getting. With that in mind, I think PPF is good. It is my personal observation. I think all these mutual fund avenues are also good enough. But again, I don't want to color your mind. It's up to you. Even NPS can be good, but think about it. 40% is compulsorily into annuity. Annuity में जो interest मिलेगा वो taxable मिलेगा. Annuity अगर ऐसा plan shift choose किया है जहाँ पे आपको capital नहीं वापस मिलने वाला है, तो आपको पूरा capital जो है वो उस चीज पे चला जाता है, उसको आप उससे उसको withdraw नहीं कर सकते हो, तो ये inflexibilities के angle आ जाते हैं. So in summarizing, I hope you are able to understand and appreciate the what goes into creating a retirement corpus. It is just not calculator तो आपको बहुत online मिल जाएंगे, लेकिन what is important is your starting early, your assumptions that you take, all that influences your inflation rate, all that influences retirement corpus. The goal needs to be prioritized. We have to kind of uh, uh, delay the urge of splurging. We have to get into a savings habit, and increase savings. जितना delay करेंगे उतना corpus में impact होगा. So a quick knowledge check before we end. What are the ways to manage shortfall risk while creating retirement corpus? And you have more than one option that can be correct. The way to manage shortfall risk is prioritize this goal, save more, invest some high amount in high risk, high return, have a tactical approach. What exactly is the answer? Second is that identify Excel functions used to calculate inflation adjusted value of monthly expenses and retirement corpus. So कौन से आप Excel functions use करेंगे to calculate inflation adjusted value of monthly expense and retirement corpus? So Ruchi, I'll come back to your question. Just give me 2 minutes time. We are almost at the. So first ka, I think shortfall matlab if you have prioritized it, आपका corpus इधर उधर नहीं जाने वाला है. It will be adequate. Prioritize and keep on saving, enhance your saving towards this goal. It's always better to save more and have extra corpus rather than save less and face the consequences later. If investor is extremely conservative, then he better be prepared to embrace the fact that he needs to invest more. And a better way is that since he has 20-25 years kind of time frame, some exposure to equities can be taken. To calculate inflation adjusted value of monthly expense, which is what has been asked in question number 2, you use FV. And to calculate retirement corpus, the function that will come to your rescue is PV with type 1. So with this, I come to the end of the program. I hope you found it fruitful and informative. A lot of, it has been pretty interactive. Ruchi has a question that my client has given a loan to private company at 18%, which comes at 16% post-tax. Any views
So 18% and it is coming 16%, either he is into a very low tax bracket. Because I think the post tax should be, much lesser than that. That is what I feel. Uh, uh, you know, the post tax, it should be at 33.3% tax bracket. And if it is, if he is, if the pre-tax is 18%, uska if you take a 0.667 ka, uh, so 12%, you are right. It comes to 12%, I think. It's not 16% post-tax, Ruchi, if he's at a 33% tax bracket. If he's at a lower tax bracket, then it is 16% post-tax. Mere khayal se it should be 12% post-tax, but 18% on a loan. That means that company is not getting loan from banks, because banks will not charge you 18%. Banks will charge you lesser than that. The company is not able to issue bonds. That means the company is not rated. Company obviously does not have any access to equity capital. That means this company is either a very young startup company, it has very low sources of capital, and if it is a startup company, then what guarantees that their products will work well? What guarantees that they will get further investors in the future? What guarantees that the company will make profits? If it is a already existing company, if an existing company is borrowing private loans at 18%, that means how confident the promoters are, how confident you are with the promoters, and promoters are with themselves that they're going to return the money